सीक्रेट बिलियनेयर एपिसोड 31। शैली को इम्प्रेस करने के लिए विपिन ने कितनी सारे प्लान्स बनाए, लेकिन कोई भी काम नहीं आया। पहले अभिमान के रेस्टोरेंट पर शैली को गुस्सा आ गया और अब इस कैफे में शैली ने विपिन को थप्पड़ ही मार दिया। थप्पड़ खाकर विपिन खड़ा हुआ और गुस्से में बोला, ये सब क्या है शैली? शैली ने जवाब दिया, यही तो मैं भी तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्या बकवास है ये? विपिन ने कहा, तुम्हें ये सब बकवास लग रहा है, लेकिन हम तो शादी करने वाले हैं ना? विपिन की बातें सुनकर शैली ने कहा, आर यू मैड? मैं तुमसे शादी क्यों करूंगी? तुमसे ये सब किसने कहा? विपिन ने जवाब दिया, तुमने ही तो सिंघानिया मेंशन में सबके सामने ऐलान किया था कि तुम और मैं लवर्स हैं और जल्दी ही हम शादी करने वाले हैं। शैली ने विपिन की बातें सुनी और जवाब देते हुए कहा, हाँ विपिन, उस वक्त मैंने ये सब कहा था, लेकिन सिर्फ ये कहा था कि हम लवर्स हैं। ये शादी की बात कहां से आ गई? शैली की बातें सुनकर विपिन ने कहा, लवर्स हैं तो शादी भी तो करेंगे ही ना? शैली ने हंसते हुए कहा, तुम इतने बड़े मूर्ख हो सकते हो, मैंने ये सपने में भी नहीं सोचा था। विपिन ने शैली से कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? शैली ने जवाब दिया, यही कि उस वक्त मैंने झूठ कहा था और कोई दिखा नहीं, इसीलिए तुम्हारे साथ रिलेशन का झूठ बोला, ये सोचकर कि शायद अभिमान अपने प्यार की खातिर मेरे पैरों में गिर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उल्टा तुम अब मेरे गले पड़ गए हो। ये सुनकर विपिन का दिल टूट गया। शैली भी गुस्से में वहां से चली गई। शैली के जाते ही विपिन वहां से निकल गया। शैली भल्ला मेंशन पहुंच गई, जहां एंडी और माही ने दादी माँ और बाकी सभी को बता दिया कि कैसे अभिमान ने शैली की इंसल्ट की है। जैसे ही शैली भल्ला मेंशन में दाखिल हुई, उसे देखकर माही ने कहा, दादी माँ, आपको पता है शैली कहाँ से आ रही है? अपनी एक्स हस्बैंड के नए रेस्टोरेंट से, जहाँ उनकी करंट जीएफ मिस रोनिता भी मौजूद थी। और आप जानती हैं नए कैफे को मिस्टर सिंघानिया ने क्या नाम दिया है? दादी माँ ने माही से पूछा। क्या? माही ने कहा, रोनितास कैफे दादी माँ। इतना कहकर एंडी और माही जोर जोर से हंसने लगे। दादी माँ ये सुनकर बहुत गुस्सा हुई और उन्होंने कहा, लोग तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, लेकिन तुमने तो कुल्हाड़ी पर ही जाकर पैर दे मारा। अब भुगतो। तुम्हारी जगह वो मिस रोनिता उस अभिमान की दौलत पर ऐश करे। दादी माँ की डांट सुनकर शैली का मुंह बन गया। वो पहले ही बहुत गुस्से में थी। माही और एंडी की वजह से उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। शैली ने दादी माँ की किसी भी बात का जवाब नहीं दिया और वहां से चली गई। शैली के जाने के बाद दादी माँ ने शैली के पेरेंट्स से कहा, इसे थोड़ी सी अकल सिखाओ, जो पता नहीं इसने कौन से बक्से में बंद कर दी है। इतना कहकर दादी माँ वहां से चली गई। शैली के पेरेंट्स, जो अभी तक मुस्कुरा रहे थे, दादी माँ की डांट सुनकर शांत हो गए। वहीं एंडी और माही, जो अभी तक कुत्ते बिल्लियों की तरह एक दूसरे से भिड़ रहे थे, वो अब एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। अगली सुबह शैली, जो अपने रूम में बैठी हुई कुछ सोच रही है, उसका अचानक से फोन बजता है। फोन पर विपिन का नाम शो हो रहा है, लेकिन शैली ने फोन नहीं उठाया। शैली रेडी हुई और उसके बाद सीधा दादी माँ के रूम में चली गई। दादी माँ के रूम का गेट ओपन है। शैली ने दादी माँ को आवाज लगाई और उन्होंने शैली को रूम के अंदर बुला लिया। शैली ने दादी माँ से कहा, दादी माँ, मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन मेरे अंदर ये एटीट्यूड भी आपने ही दिया है। भला मैं कैसे किसी के पैरों में पड़ सकती हूँ? हमारा स्टेटस क्या सिंघानिया से कम है? बिल्कुल नहीं दादी माँ, और आप देखना सिंघानिया ग्रुप को मैं कैसे रोड पर लाती हूँ। मुझे बस आपका साथ चाहिए। शैली की बातें सुनकर दादी माँ ने उससे पूछा, अब क्या करना चाहती हो तुम? शैली ने दादी माँ से कहा, आपको एक फैसला लेना होगा दादी माँ। दादी माँ ने शैली से पूछा, कैसा फैसला? शैली ने कहा, वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, फिलहाल आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है। अगर वो सक्सेसफुल हो गई तो आपको वही करना होगा जो मैं चाहूंगी। दादी माँ ने कहा, अगर तुम भल्ला ग्रुप को आगे बढ़ाने की बात कर रही हो तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, आगे तुम खुद समझदार हो। दादी माँ की बात सुनकर शैली मुस्कुराई और उनसे अलविदा कहकर वहां से चली गई। सिंघानिया ऑफिस में अभिमान एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में बिजी है। वहीं रोनिता भी उसी मीटिंग में मौजूद है। थोड़ी देर बाद मीटिंग खत्म हो जाती है। अभिमान अपने कैबिन में चला जाता है।
रोनिता भी अपने कैबिन में जाकर काम करने लगती है। तभी मिस रोजी रोनिता के कैबिन में आती है और उनसे पूछती है, मिस रोनिता, बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? रोनिता ने कहा, अरे हाँ पूछो, क्या बात है? मिस रोजी ने पूछा, अभिमान सर आपको पसंद है ना? मिस रोजी का सवाल सुनकर रोनिता ने उसे घूर कर देखा, जिसके बाद मिस रोजी ने कहा, मिस रोनिता, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था, प्लीज डोंट माइंड। मिस रोजी को घबराते हुए देखकर रोनिता हंसने लगी। रोनिता को हंसते हुए देखकर रोजी के चेहरे पर भी हंसी आ गई। मिस रोजी ने राहत की सांस ली। रोनिता ने कहा, मिस रोजी, आपको मेरे दिल का हाल कैसे पता चल जाता है? रोजी ने कहा, अगर आप उन्हें पसंद करती है तो कह क्यों नहीं देती? अब तो उनका डाइवोर्स भी हो गया है। रोनिता ने जवाब दिया, सही वक्त और सही मोमेंट का इंतजार है बस। रात के 10 बज रहे हैं। सिंघानिया मेंशन में अभिमान अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ है, लैपटॉप पर काम कर रहा है। दादाजी अपने कमरे से निकले तो उन्होंने देखा कि अभिमान के स्टडी रूम की लाइट ऑन है। वो नीचे उतरे और स्टडी रूम में आकर देखा तो अभिमान अपने लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहा है। दादाजी ने उससे पूछा, इतनी देर रात को कौन सा गेम खेल रहे हो बरखुरदार? दादाजी की आवाज सुनकर लैपटॉप में मग्न अभिमान आंखें उठाकर दादाजी की तरफ देखता है और हंसते हुए कहता है, अरे नहीं दादाजी, मैं गेम नहीं खेल रहा, अब मैं बच्चा नहीं रहा दद्दू। ये सुनकर दादाजी ने कहा, हाँ भाई हाँ, भले ही तुम बच्चे ना रहे हो, लेकिन मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि तुमने अपना पहला लैपटॉप मुझसे झूठ बोल कर लिया था। कहा तो था कि स्कूल का प्रोजेक्ट बनाना है, लेकिन उस पर तुम गेम खेला करते थे। तुम्हें गेम्स कितने पसंद हैं ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। दादाजी की बात सुनकर अभिमान हंसा और बोला, खुशी हुई मुझे कि आपको ये अब तक याद है, लेकिन उन 3 सालों में ना मैंने इन सारी आदतों को छोड़ दिया। दादाजी ने जवाब दिया, मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ कि मुझे कुछ याद ना हो, मुझे सब याद है। लेकिन तुम शायद भूल रहे हो कि इस घर में तुम्हारा बूढ़ा दादा भी रहता है, जिससे अगर थोड़ी बहुत तुम बातें कर लोगे तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अभिमान दादाजी की बातें सुनकर थोड़ा शर्मिंदा हो गया और दादाजी को गले से लगा लिया, जिसके बाद दादाजी ने उससे पूछा, अभिमान, फ्यूचर का क्या सोचा है? अभिमान ने जवाब दिया, क्या मतलब दादाजी? दादाजी ने कहा, देखो बेटा, सिंघानिया ग्रुप को यहाँ तक लाने में मैंने और तुम्हारे डैड ने बहुत मेहनत की है और अब मैं चाहता हूँ कि तुम भी सिंघानिया ग्रुप को ऊंचाइयों तक ले जाओ। अभिमान ने दादाजी की बातें सुनी और कहा, जी दादाजी, ये कंपनी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दादाजी ने कहा, इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि तुम सेटल हो जाओ। देखो, अब शैली के साथ तो तुम्हारी शादी चली नहीं और तुम्हारा डाइवोर्स भी हो चुका है और अब तुम्हें रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं है। इस बार अपनी जिंदगी का फैसला तुम खुद करना और एक अच्छी सी लड़की को पसंद करके शादी कर लो। दादाजी की बातें सुनकर अभिमान ने कहा, दादाजी, आप अभी तक उन्हीं बातों में अटके हुए हो। मैंने आपसे कहा तो है कि मैंने अभी तक इस बारे में कुछ नहीं सोचा और ना ही फिलहाल शादी करना चाहता हूँ। अभिमान की बातें सुनकर दादाजी ने कहा, सॉरी बेटा, लेकिन जब मैं इस कंपनी का सीईओ बना था तब तक मेरी शादी हो चुकी थी और तुम्हारे डैड को भी मैंने इस कंपनी की बागडोर तभी दी थी जब उसने तुम्हारी माँ से शादी की थी, क्योंकि मेरा मानना है कि एक कंपनी को चलाने के लिए इंसान को गृहस्थ होना जरूरी है ताकि किसी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। आगे तुम्हारी इच्छा, लेकिन जब तक शादी नहीं करोगे सिंघानिया ग्रुप के सीईओ नहीं बन पाओगे। दादाजी की बात ने अभिमान को परेशानी में डाल दिया। दादाजी ये बात कहकर वापस जाने के लिए मुड़ गए। तभी अभिमान ने दादाजी को रोकते हुए कहा, रुकिए दादाजी, एक्चुअली एक लड़की है, मैं आपको मिलाना चाहता हूँ। दादाजी ने अभिमान की तरफ देखा और मुस्कुरा कर पूछा, और कौन है वो लड़की? अभिमान ने कुछ नहीं कहा। आखिर कौन है वो लड़की जिसे अभिमान पसंद करता है? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट बिलियनियर।
ये एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रोज़ाना रोमांचकारी एपिसोड फ्री में सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सीरीज FM को अभी सब्सक्राइब और ज्वाइन करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सीक्रेट बिलियनेयर एपिसोड 32। अभिमान ने दादाजी को किसी लड़की के बारे में बताया जिसके साथ वो शादी करना चाहता है। अगली सुबह रोनिता और अभिमान एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर डिस्कशन कर रहे हैं। डिस्कशन के बाद रोनिता फाइल्स उठाकर उसके कैबिन से जाने लगती है, लेकिन तभी अभिमान उसे रोकते हुए कहता है, मिस रोनिता। अभिमान आगे कुछ कहता उससे पहले ही रोनिता उसे टोकते हुए हैरानी से कहती है, क्या बात है, आज मिस रोनिता कहा तुमने मुझे। अभिमान ने हल्की सी स्माइल दी और कहा, ऑफ कोर्स ऑफिस में है तो थोड़ा सा फॉर्मल होना तो पड़ेगा ना। रोनिता ने भी मुस्कुराते हुए कहा, यस बॉस। अभिमान ने रोनिता से कहा, आज साथ में लंच करें। ये सुनकर तो रोनिता फूली ना समाई, उसके तो मन में लड्डू फूट रहे हैं। उसने बिना देरी किए हाँ में सर हिला दिया और शर्माते हुए वहां से चली गई। रोनिता अपने कैबिन में आई तो मिस रोजी उसे ब्लश करता हुआ देखकर हंसने लगी और उससे पूछा, क्या बात है मिस रोनिता, बड़ी खुश हो रही हैं। रोनिता ने मुस्कुराते हुए मिस रोजी से कहा, बात ही कुछ ऐसी है, अभिमान और मैं आज लंच के लिए बाहर जा रहे हैं। एंड यू नो व्हाट, उसने खुद सामने से मुझसे कहा। रोनिता की बातें सुनकर मिस रोजी भी मुस्कुराई और कहने लगी, वेल, आप लोग तो इससे पहले कई बार जा चुके हो और अभिमान सर ही आपको ले जाते हैं, फिर आज क्या खास बात है, आज इतनी ज़्यादा खुश क्यों हो रही हैं आप। मिस रोजी की बात सुनकर रोनिता ने कहा, हाँ तुमने सही कहा, हम कई बार एक साथ गए हैं और कई बार मुझे अभिमान ने डिनर या लंच कराया है, लेकिन आज उसके कहने का अंदाज थोड़ा अलग था। मिस रोजी ने रोनिता की बात सुनी और कहा, इसका मतलब है मिस रोनिता, यही सही समय है, अपने दिल की बात आप बॉस को बता दीजिए। रोनिता रोजी की बात सुनकर हंस पड़ी। लंच में अभिमान रोनिता को उसी न्यू रेस्टोरेंट में ले गया। अभिमान के उस रेस्टोरेंट के ठीक सामने विपिन का कैफे भी है, जहां अब भीड़ बहुत कम आती है। लंच के लिए रेस्टोरेंट पहुंचा अभिमान जब रोनिता के साथ कार से निकला तो विपिन ने उसे देख लिया। अभिमान ने रेस्टोरेंट की टेरेस को खाली कराया और कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स भी कराए हुए हैं। जब विपिन ने उन दोनों को एक साथ रेस्टोरेंट के अंदर जाते देखा तो उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया। उसने पहले से ही अपने एक बंदे को उस कैफे का वेटर बनाकर भेजा हुआ है ताकि वो अभिमान के रेस्टोरेंट की हर छोटी से छोटी खबर रख सके। आज उसने अभिमान की और रोनिता की चुपके से पिक्चर्स निकालने के काम पर उस आदमी को लगा दिया है। रोनिता और अभिमान कैफे की टेरेस पर बैठे हुए हैं। पूरा टेरेस खाली है। अभिमान और रोनिता एक दूसरे से हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। रोनिता के लिए अभिमान ने ऑर्डर किया। रोनिता हैरान रह गई ये देखकर कि अभिमान को उसकी पसंद के बारे में कितना कुछ मालूम हो गया है। रोनिता ने अभिमान से हंसते हुए कहा, ये पूरा टेरेस तुमने हमारे लिए खाली कराया है। अभिमान ने हल्की सी स्माइल दी और कहा, हाँ, यहाँ सिर्फ तुम, मैं और कुछ हमारे स्टाफ्स के लोग हैं। एक्चुअली मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी थी। रोनिता ने कहा, वो तो हम ऑफिस में भी कर सकते थे ना। अभिमान ने कहा, हाँ लेकिन कुछ पर्सनल बातें होती हैं। ऑफिस में तो ऑफिशियल बातें अच्छी लगती है ना। रोनिता थोड़ा सा शर्माई और अपनी गर्दन झुकाते हुए ब्लश करने लगी और फिर मुस्कुराते हुए बोली, तो कहो क्या बात करनी है। अभिमान ने कहा, एक्चुअली दादाजी चाहते हैं मैं सेटल हो जाऊं, आई मीन कि शादी कर लूं। ये सुनकर रोनिता और ज़्यादा एक्साइटेड हो गई और कहने लगी, सही तो कह रहे हैं, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तो कोई अच्छी सी लड़की है नज़र में। अभिमान ने रोनिता की तरफ देखते हुए कहा, हाँ एक लड़की है लेकिन। रोनिता ने पूछा, लेकिन क्या। अभिमान आगे कुछ कहने ही वाला है कि तभी उसका फोन बजा।
वो भूल गया कि आज उसकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी कैलाश ग्रुप के सीईओ के साथ। उसके क्लाइंट के पीए ने उसे रिमाइंडर कॉल किया था। अभिमान ने उन्हें मीटिंग में टाइम पर पहुंचने का वादा किया और रोनिता से कहा, आई एम रियली सॉरी रोनिता, एक ज़रूरी मीटिंग में जाना है। वो मिस्टर ध्रुव है ना, कैलाश ग्रुप के सीईओ, उन्हीं से मिलना था और मेरे माइंड से स्लिप हो गया और मैं यहाँ आ गया। आई एम रियली सॉरी। रोनिता ने जल्दी ही अपनी गलती भी समझी और कहा, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, मीटिंग के बारे में मैं कैसे भूल गई। ओके लेट्स गो, चलते हैं। अभिमान ने कहा, नो 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 डोंट वरी, तुम टेंशन मत लो, आई विल हैंडल इट, मैं कर लूँगा। तुम एक काम करो, सीधा ऑफिस जाओ, मैं वहीं मिलता हूँ और शाम को बात करते हैं। इतना कहकर अभिमान वहाँ से चला गया। शाम के 4 बज रहे हैं। अभिमान मीटिंग करके सीधा अपने घर चला गया। उसने रोनिता को कॉल किया और कहा, हाय रोनिता, मैं मीटिंग से बहुत थक गया यार, इसीलिए सीधा घर आ गया। तुम ऑफिस संभाल लेना, कल मुलाकात होगी। एंड हाँ, कैलाश ग्रुप से डील डन हो गई है। ओके, वो हमारे टेलीकॉम वेंचर में इन्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अभिमान की बातें सुनकर रोनिता ने कहा, ओह दैट्स ग्रेट न्यूज़। अभिमान ने कहा, क्या, चलो बाद में मिलते हैं। इतना कहकर अभिमान ने कॉल काट दी। रोनिता अभिमान से सुबह वाली बात पूरी करने की डिमांड करनी ही वाली थी, लेकिन फिर चुप हो गई। अगली सुबह अभिमान रेडी होकर अपने कैबिन में एंट्री करता है कि उसे अपने टेबल पर पड़े कुछ अखबारों के फ्रंट पेज नजर आते हैं, जिन्हें देखकर अभिमान का पारा सुबह सवेरे ही गर्म हो जाता है। अभिमान तुरंत रोनिता को कॉल करता है। रोनिता अपने कैबिन में बैठी हुई है। अभिमान ने अर्जेंटली उसे अपने कैबिन में बुलाया। अभिमान गुस्से में लग रहा है। रोनिता ने सारे काम छोड़ छाड़ कर अभिमान के कैबिन के लिए निकल गई। रोनिता जैसे ही अभिमान के कैबिन में पहुंची तो देखा कि अभिमान कुछ परेशान नजर आ रहा है। रोनिता ने कैबिन में एंट्री की और उससे पूछा, क्या हुआ अभिमान, इतने परेशान क्यों हो? अभिमान ने अपने हाथ में लिए हुए कुछ न्यूज़पेपर्स को अपनी सामने वाली टेबल पर पटक कर दे मारा और गुस्से में कहा, सी अखबारों में क्या छपा है? रोनिता ने सारे अखबार एक एक करके देखे, जिनके फ्रंट पेज पर बड़ी बड़ी हेडलाइंस में लिखा है, सिंघानिया ग्रुप के नए सीईओ का दिल आया उनकी पीए पर, गिफ्ट किया नया नवेला रेस्टोरेंट। दूसरे अखबार की हेडलाइंस तो इससे भी बेकार है, जिसमें लिखा है, मिस भल्ला से डाइवोर्स के बाद अपनी पीए के साथ रंग रलियां मना रहे हैं सिंघानिया ग्रुप के इकलौते वारिस। सारे न्यूज़पेपर्स में अभिमान और रोनिता के अफेयर्स की खबरें लिखी हुई हैं। इन हेडलाइंस को पढ़कर रोनिता भी हैरान है। रोनिता ने अभिमान से कहा, आई हैड नो आइडिया अबाउट इट। अभिमान ने रोनिता की तरफ देखा और कहा, यस आई नो, बट पता कराओ किसके कहने पर ये आर्टिकल पब्लिश हुए हैं? कल ही हमें कैलाश ग्रुप ने इन्वेस्टमेंट देने का वादा किया है, इतनी बड़ी डील हुई है, और अगर खबर फैल गई तो जानती हो सिंघानिया ग्रुप की कितनी बदनामी होगी, मेरी कितनी बदनामी होगी, और तुम्हारी। अभिमान को बहुत गुस्सा आ रहा है। अभिमान के कहने पर रोनिता ने सभी अखबारों के एडिटर्स को कॉल किया और उनसे आर्टिकल छापने की डिटेल्स मांगी। रोनिता ने अभिमान से कहा, मैंने एडिटर से बात कर ली है, शाम तक तुम्हें रिपोर्ट देती हूँ। अभिमान ने हाँ में सर हिला दिया। अभिमान से इतना ठंडा रिस्पांस मिलने के बाद रोनिता ने कुछ नहीं कहा। तभी मिस रोजी भागती हुई आई और बोली, मिस्टर अभिमान वो। रोजी हाँफ रही है और डरी हुई भी है। उसे समझ नहीं आ रहा कि अभिमान से कैसे अपनी बात कहे। तभी रोनिता ने पूछा, वो क्या मिस रोजी? मिस रोजी ने कहा, जरा टीवी ऑन करके देखिए, न्यूज़ पर। रोनिता ने अभिमान के कैबिन में लगा टीवी ऑन किया और न्यूज़ चैनल लगाया, जिसे देखकर अभिमान और रोनिता के भी होश उड़ गए। न्यूज़ चैनल पर शैली का इंटरव्यू चल रहा है, जिसमें वह अभिमान के बारे में बयान देती नजर आ रही है। अपने बयान में शैली ने कहा, अभिमान मिस रोनिता के साथ पहले से ही रिलेशंस में था और मुझसे छुटकारा पाने के लिए ही उसने मुझसे डाइवोर्स लिया। सिर्फ रोनिता ही नहीं, बल्कि शादीशुदा होते हुए उसने तो कई अफेयर्स चलाए हैं। ही इज सच अ कैरेक्टरलेस पर्सन। अपना रिश्ता तो वह सही से चला नहीं पाया,
सिंघानिया कंपनी क्या खाक चलाएगा। टीवी पर अभिमान शैली का ये बयान सुन रहा है और उसे शैली पर गुस्सा आ रहा है। अब उसे ये भी समझ आ गया कि अखबारों में उसकी और रोनिता के बारे में इतनी गंदी बातें किसने छपवाई हैं। शैली ने आगे बयान दिया, रिश्तों में तो अभिमान पहले ही मुझसे हार चुका है, लेकिन अब बिजनेस में भी मैं उसे हराऊंगी। मिस्टर अभिमान सिंघानिया, अगर मुझे सुन रहे हो तो ध्यान से सुनो। आई एम शैली भल्ला, द न्यू CEO ऑफ भल्ला ग्रुप। अब हमारी कांटे की टक्कर होगी, बी रेडी। शैली का इंटरव्यू खत्म हो गया। अभिमान परेशान हो गया और रोनिता भी हैरान रह गई। रोनिता ने मिस रोजी को इशारे से जाने के लिए कह दिया। अभिमान शैली के इस इंटरव्यू के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे दादाजी ने कॉल किया। अभिमान, ये सब क्या हो रहा है? पहले तुम्हारे और रोनिता की तस्वीरें और अब शैली का इंटरव्यू। तुम जानते हो इससे हमारी कंपनी को कितना नुकसान हो सकता है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था सारी चीजों को सेटल करो। अब देख लो मेरी बात ना मानने का नतीजा। ऐसे बनोगे CEO? इस तरह संभालोगे कंपनी को? अभिमान के पास कुछ भी कहने को नहीं है। वो सिर्फ दादाजी की बात चुपचाप सुन रहा है। दादाजी ने आगे कहा, सुनो अभिमान, इस मामले को जल्दी सुलझाओ। शैली या भल्ला फैमिली से भिड़ने की जरूरत नहीं है, इससे हमारा काम और खराब होगा, समझ गए? इतना कहकर दादाजी ने कॉल काट दिया। अभिमान ने गुस्से में अपनी टेबल पर अपने हाथ पटके। अभिमान दादाजी की बात सुनकर अभी भी सोच में ही डूबा हुआ है कि उसका फोन फिर से बजता है। अभिमान ने कॉल उठाया और कहा, हेलो, कौन? दूसरी तरफ से आवाज आई, तेरा बुरा वक्त। अभिमान जो पहले से ही गुस्से में है, उसने चिल्लाते हुए कहा, व्हाट नॉनसेंस। दूसरी तरफ से आवाज आई, सेंस तो तेरे खतरे में पड़ने वाले हैं, थोड़ा सा अलर्ट रहना। इतना कहकर उस अनजान शख्स ने कॉल काट दी। अभिमान कॉल कट होने पर चिढ़ गया और नंबर को बार बार डायल करने लगा। वो नंबर अब बंद हो गया है। अभिमान को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर वो शख्स है कौन, उसने उसे क्यों कॉल किया, जो कुछ उसने अभिमान को कहा उसका क्या मतलब है। जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट बिलियनेयर। ये एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। रोजाना रोमांचकारी एपिसोड फ्री में सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सीरीज FM को अभी सब्सक्राइब और ज्वाइन करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सीक्रेट बिलियनेयर एपिसोड 33। अभिमान को एक साथ अलग अलग परेशानियों ने घेर लिया। पहले न्यूज़पेपर में आई हेडलाइंस, फिर शैली का अभिमान के खिलाफ बयान देना और अब ये अननोन कॉल जिसने अभिमान का दिमाग खराब कर दिया। अभिमान को समझ नहीं आया कि आखिर अचानक से ये सब कैसे हो गया। अभिमान को लोगों की कॉल्स पर कॉल्स आने लगी। हर तरफ अभिमान के बारे में चर्चा हो रही है। अभिमान ने रोनिता से कहा, रोनिता, जल्द से जल्द न्यूज़पेपर को नोटिस भेजो और ये खबर ही रुकवाओ। रोनिता ने अभिमान के गुस्से को देखकर चुप रहना ही सही समझा। उसे कैसे कंट्रोल करे उसे समझ ही नहीं आ रहा। इसीलिए अभिमान ने उसे जो कुछ कहा उसने मान लिया और वहां से चली गई। रोनिता के जाते ही अभिमान ने अपने लॉयर को कॉल किया और कहा, मुझे अपनी एक्स वाइफ के खिलाफ मानहानि का केस करना है। उन्होंने मेरे खिलाफ न्यूज़पेपर में और मीडिया में झूठा बयान दिया है। इतना कहकर अभिमान ने फोन काट दिया। अभिमान का फोन बजा, उसने उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, सर, मैं कैलाश ग्रुप से ध्रुव सर का PA कुमार बात कर रहा हूँ। वी आर रियली सॉरी बट मिस्टर ध्रुव हैज डिसाइडेड टू कैंसिल द डील। ध्रुव सर सिंघानिया ग्रुप के साथ और आपके साथ अब काम करना नहीं चाहते। इतना कहते ही फोन कट गया। अभिमान कुछ कहता उससे पहले ही कॉल कट चुकी थी। अभिमान ने फ्रस्ट्रेशन में अपना फोन जमीन पर दे मारा। दोपहर के 3 बज रहे हैं। कैलाश ग्रुप बिल्डिंग में मिस्टर ध्रुव ने अपने PA से कहकर ही अभिमान के साथ डील कैंसिल करने को कहा था। असल में ध्रुव के जस्ट सामने वाली टेबल पर शैली बैठी है। मिस्टर ध्रुव ने अपने PA को कैबिन से बाहर जाने के लिए कहा। उसके जाते ही ध्रुव ने कहा, मिस शैली भल्ला, आपके कहने पर हमने सिंघानिया ग्रुप के साथ डील तो कैंसिल कर दी, लेकिन आपको नहीं लगता
आपने अपने साथ साथ हमें भी रिस्क लेने पर मजबूर कर दिया है, शैली ने ध्रुव से कहा। मिस्टर ध्रुव, उगते हुए सूरज को सलाम करती है ना दुनिया, लेकिन अभिमान तो डूबता हुआ सितारा है और उसकी नाव भी जल्द डूबने वाली है। अब आप ही सोचिए, मैंने तो आपको नुकसान से बचाया है। हाँ, अगर इस सब के बावजूद भी आप सिंघानिया ग्रुप के साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो बेशक करें, मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगी। लेकिन अगर आप ये हमारे प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं तो आप इनकम के साथ साथ रुतबा भी हासिल करेंगे। शैली की बात सुनकर ध्रुव ने कहा, मैंने तो आपकी प्रोजेक्ट को देखते ही हाँ कर दिया था। वैसे भी मेरा इंटरेस्ट टेलीकॉम बिजनेस में था ही नहीं, वो तो डैड की जिद थी तो मैं सिंघानिया के साथ बिजनेस कर रहा था। लेकिन हाँ, आपके रियल एस्टेट के बिजनेस में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। अभिमान के साथ ये स्कैंडल ना होता तो डैड तो कभी इस डील को कैंसिल करने के लिए राजी ही नहीं होते। वैसे इस स्कैंडल के पीछे आपका हाथ तो नहीं? ध्रुव शैली से थोड़ा फ्री होने की कोशिश कर रहा है और उसकी बातों को जानने की कोशिश कर रहा है। शैली ने बात को संभालते हुए कहा, मुझे अपने दुश्मनों को गिराने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो खुद ही मेरे कदमों में आकर गिर जाते हैं। बहरहाल अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर शैली वहां से चली गई। कैलाश ग्रुप के ऑफिस से निकलने के बाद शैली सीधा सीपी गई। वहां उसे किसी से मुलाकात करनी है। शैली ने किसी को फोन किया और कहा, मैं सीपी आ गई हूं, वेयर आर यू? दूसरी तरफ से आवाज आई, एम ब्लॉक B2N कैफे में, टेबल नंबर E1। शैली ने अपनी कार को पार्क किया और उसी कैफे में चली गई जिस कैफे के बारे में उस शख्स ने बताया था। शैली कैफे में जाकर उसी टेबल पर बैठ गई, लेकिन उस टेबल पर कोई नहीं था। शैली ने उस शख्स को फिर से कॉल किया और पूछा, मैं टेबल नंबर E1 पर आ गई हूं, कहाँ हो तुम? शैली के सवाल पर दूसरी तरफ से आवाज आई, तुम्हारे पीछे। जब शैली पीछे मुड़ी तो वो शख्स उसके जस्ट पीछे ही खड़ा है। उस शख्स ने हुडी पहनी हुई जिसमें उसका चेहरा ढका हुआ है। वो शख्स आगे आकर शैली के सामने बैठ गया और अपनी हुडी को उतार दिया। उसका चेहरा साफ साफ नजर आ रहा है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु ही है। वही अभिमन्यु जिसने अभिमान को धोखा देने की कोशिश की थी और उसकी जगह सिंघानिया ग्रुप का CEO बन गया था। शैली ने अभिमन्यु से कहा, तो कैसा लग रहा है जेल से बाहर आकर? अभिमन्यु ने जवाब दिया, थैंक यू सो मच मुझे जेल से निकालने के लिए। मेरा तो दम ही घुट गया था उस काल कोठरी के अंदर। शैली ने अभिमन्यु से कहा, लेकिन तुम्हें अपना वादा तो याद है ना? तुम्हें जेल से मैंने अपनी मजे के लिए नहीं निकाला। अभिमन्यु ने कहा, हाँ, मुझे मेरा वादा भी याद है और अपनी बेइज्जती भी, जो अभिमान और उसके दादाजी ने मेरी की थी, वो भी सबके सामने। अभिमन्यु की बात सुनकर शैली ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं होना चाहिए कि तुम जेल से बाहर आ चुके हो। खासतौर से अभिमान से बचकर रहना। एक डील तो मैंने उसके हाथ से छीन ली है, अभी तो उसकी पूरी कंपनी को सड़क पर लाना बाकी है। तब तक खुद को छुपा कर रखो। शैली अभिमन्यु के साथ मिलकर अभिमान के खिलाफ कुछ तो प्लान बना चुकी है। कैलाश ग्रुप से अभिमान के हाथों से एक डील भी वो छीन चुकी है, लेकिन अभिमान इन सब से अनजान है। शैली अभिमन्यु से सारी बातें करने के बाद वहां से चली जाती है। सिंघानिया ग्रुप में उथल पुथल मची हुई है। अभिमान के गुस्से से पूरे ऑफिस में अफरा तफरी मच गई है। रोनिता अभिमान के कैबिन में गई और कहा, अभिमान, न्यूज़ चैनल से बात हो गई है। उन्होंने मिस शैली के इंटरव्यूज को भी हटा दिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से उनका ये बयान वायरल हो गया है। वेल, मेरी बात हो गई है, लेकिन उसमें वक्त लगेगा और प्रिंट मीडिया में भी मैंने बात कर ली है। वो ये सब कुछ मिस शैली भल्ला के कहने पर ही कर रहे थे। उन्होंने ही कुछ जर्नलिस्ट को
तुम्हारे बारे में गलत खबरें छापने के लिए पैसे दिए थे। ये सुनकर अभिमान का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया, लेकिन रोनिता की बातों ने उसे थोड़ी सी राहत दी। रोनिता वहां से जाने ही वाली थी कि तभी अभिमान ने उसे रोकते हुए कहा, सुनो रोनिता। रोनिता रुकी और कहा, यस सर, आई मीन अभिमान। अभिमान ने कहा, आई एम रियली सॉरी, मेरे चक्कर में तुम्हारी भी बदनामी हो रही है। तुम्हारे बारे में भी शैली ने इतनी घटिया बातें लिखी, लेकिन मैं वादा करता हूं जिस मीडिया ने आज तुम्हारी इज्जत उछाली है उसी मीडिया में तुम्हें इज्जत दिलाऊंगा। अभिमान की आंखों में अपने लिए कंसर्न और गिल्ट देखकर रोनिता ने अपना चेहरा उदास बनाते हुए कहा, जाने दीजिए ना सर, मैं इस कंपनी में आखिर एक मामूली सी पीए ही तो हूं। किसी को मेरी रिस्पेक्ट से क्या ही लेना देना। रोनिता को उदास होते हुए देखकर अभिमान आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे तुम्हारी रिस्पेक्ट की फिक्र है रोनिता। तुमने मेरा उस वक्त साथ दिया था जब पूरी दुनिया, यहाँ तक कि मेरे दादाजी मेरे खिलाफ थे। मैं वो बातें कैसे भूल सकता हूँ। तुम्हारे साथ मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। रोनिता अभिमान की नजरों में अपने लिए इतनी फिक्र देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगी। तभी अभिमान का फोन बजा। दूसरी तरफ दादाजी थे। दादाजी ने अभिमान से कहा, बरखुरदार कंपनी के दिवालिया होने की शुरुआत हो चुकी है। कैलाश कंपनी के साथ डील कैंसिल होने का मतलब जानते हो? और बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि हमारे हाथ से डील चली गई, बल्कि पता है वो डील जो तुम्हारे हाथ से गई है, अब वो भल्ला फैमिली के साथ हो गई है। शैली ने भल्ला फैमिली को संभालते ही, उसका सीईओ बनते ही दिखा दिया कि बिजनेस कैसे किया जाता है। दादाजी बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं। अभिमान दादाजी की बातों का जवाब देता उससे पहले ही उन्होंने गुस्से में फोन काट दिया। कैलाश ग्रुप और भल्ला ग्रुप की डील के बारे में जानकर अभिमान को भी बहुत हैरानी हुई, लेकिन फिर वो सारा खेल समझ गया। उसने रोनिता से कहा, रोनिता अभी के अभी प्रेस बुलाओ, कॉन्फ्रेंस रूम में 30 मिनट में सभी मीडिया से मिलना चाहता हूं मैं। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है, क्विकली। रोनिता अभिमान से आगे कुछ पूछना चाहती है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई और जैसा अभिमान ने कहा वैसा करने के लिए वहां से चली गई। रोनिता ने मिस रोजी को बुलाया और उसे कहा, सभी मीडिया को इन्फॉर्म कर दो, अपने जर्नलिस्ट को 30 मिनट में सिंघानिया ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में भेज दें। 30 मिनट बाद सभी जाने माने पत्रकार सिंघानिया ग्रुप के कॉन्फ्रेंस हॉल में इकट्ठा हो गए। हर कोई अभिमान के बारे में ही बातें कर रहा है। जर्नलिस्ट ये जानना चाहते हैं कि आखिर उन्हें क्यों बुलाया गया। सभी जर्नलिस्ट ये सोच रहे हैं कि शायद सुबह जो बदनामी हुई, अभिमान उस पर सफाई पेश करने के लिए मीटिंग कर रहा है। तो वहीं कुछ जर्नलिस्ट का मानना है कि शैली के आरोपों की सफाई देने के लिए अभिमान ने सभी जर्नलिस्ट को यहाँ बुलाया है। सभी जर्नलिस्ट आपस में बातें कर ही रहे हैं कि तभी अभिमान आ जाता है। अभिमान को देखकर जर्नलिस्ट का शोर भी बंद हो जाता है। अभिमान उन्हें देखकर उनसे कहता है, सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद कहना चाहता हूं जो आप इतने कम शॉर्ट नोटिस पर मेरे बुलावे पर चले आए। आज एक ज़रूरी अनाउंसमेंट करनी है, इसीलिए आप अपने कैमरे और कलम दोनों को तैयार रखिए, हो सके तो लाइव कर दीजिए। इतना कहकर अभिमान ने रोनिता की तरफ देखा और कहा, रोनिता प्लीज कम ऑन द स्टेज। रोनिता का नाम लेते ही जर्नलिस्ट के सारे कैमरे उसके ऊपर फोकस होने लगे। रोनिता को कुछ समझ नहीं आया। अभिमान के कहने पर वो भी स्टेज पर चली गई। अभिमान रोनिता के आने के बाद कहता है, मैं अभिमान सिंघानिया ग्रुप का होने वाला सीईओ मिस रोनिता से एंगेजमेंट का ऐलान करता हूं। इस मंथ की 10 तारीख को हम दोनों एंगेजमेंट करने वाले हैं, इसीलिए जो लोग हमारे बारे में गलत खबरें छाप रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि हमारा रिलेशनशिप किसी तरह का टाइम पास बिल्कुल भी नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत सीरियस हैं, है ना रोनिता? रोनिता को कुछ समझ नहीं आया। अभिमान के कहने पर उसने भी हाँ में हाँ मिला दी।
अभिमान की इस अनाउंसमेंट ने सबको हैरानी में डाल दिया। वहां आए सभी जर्नलिस्ट के होश उड़ गए। खुद रोनिता भी हैरान रह गई। अब क्या करेगी शैली? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट बिलियनेयर। ये एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। रोजाना नए रोमांचकारी एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन कर लीजिएगा और सुनिए पूरी सीरीज बिल्कुल फ्री में। सीक्रेट बिलियनेयर एपिसोड 34। अभिमान ने रोनिता के साथ एंगेजमेंट का ऐलान कर दिया है। यह खबर आग की तरह फैल गई। अभिमान की न्यूज टीवी पर लाइव चल रही है। अभिमान ने रोनिता से बिना पूछे ही इतना बड़ा ऐलान कर दिया है, लेकिन उसे यकीन है कि रोनिता उसके इस फैसले को जरूर समझेगी। शैली अपनी कार से कहीं जा रही है, तभी उसका फोन बजता है। हेलो, कौन? शैली के सवाल करने पर दूसरी तरफ से आवाज आई, जरा इंस्टाग्राम ओपन करके देखो, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। दूसरी तरफ अभिमन्यु है। अभिमन्यु की बात सुनकर शैली ने उससे पूछा, क्यों, ऐसा क्या अर्जेंट काम है? मैं भी ड्राइव कर रही हूं, बाद में देख लूंगी। लेकिन अभिमन्यु ने शैली को जबरन अभी इंस्टा देखने को कहा। उसकी बात मानकर शैली ने गाड़ी एक साइड रोकी और अपने फोन में इंस्टाग्राम ओपन किया। जो खबर उसने देखी उसे देखकर वो हैरान रह गई। इंस्टा पर अभिमान और रोनिता की एंगेजमेंट की न्यूज बहुत वायरल हो रही है। शैली ने वो न्यूज देखी और जोर जोर से हंसते हुए कहा, तो ये लूजर अब मेरी जगह रोनिता को देना चाहता है। अभिमन्यु ने कहा, मैडम, ये कोई हंसने वाली बात नहीं है। रोनिता बहुत चालाक है। वो अभिमान की कंपनी के साथ कुछ होने नहीं देगी और सारा पैसा खुद ही हड़प जाएगी। अभिमन्यु की बात सुनकर शैली ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? अभिमन्यु ने कहा, मुझे पूरा यकीन है कि ये रोनिता सिर्फ पैसों के लिए अभिमान से शादी कर रही है। शैली ने अभिमन्यु की बातें सुनी और कहा, हाँ, वैसे शक तो मुझे भी है, लेकिन हम भी तो यही चाहते हैं कि अभिमान सड़क पर आ जाए। अच्छा ही होगा, उसे रोनिता जब धोखा देगी तो उसे मेरी वैल्यू समझ आएगी। शैली की बातों को सुनकर अभिमन्यु ने जवाब दिया, अगर रोनिता अभिमान को कंगाल कर देगी तो हमारे हाथ क्या लगेगा? अभिमन्यु और सिंघानिया ग्रुप को सड़क पर लाने का सपना आपका होगा, लेकिन मैं तो उसकी जायदाद हड़पना चाहता हूँ और रोनिता के होते हुए हमें वो ऐसा करने नहीं देगी। शैली ने अभिमन्यु से पूछा, तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? अभिमन्यु ने शैली को एक प्लान बताया और कहा, अगर ये प्लान सही से काम किया तो हम जो चाहते हैं वो होकर रहेगा। शैली के मन में अब भी एक डाउट है। उसने अभिमन्यु से पूछा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि रोनिता शायद सच में अभिमान से प्यार करती है, क्योंकि अगर उसे अभिमान के पैसों से ही मतलब होता तो वो उसका साथ तब क्यों देती, जब अभिमान की जगह तुम सिंघानिया ग्रुप संभालने के लिए आए थे। अभिमन्यु ने जवाब दिया, आप फिक्र मत करो, इसका भी इलाज है मेरे पास, बस जैसा मैंने कहा है वैसा कीजिए। रात 8 बजे दादाजी ने रोनिता और अभिमान को एक साथ डिनर के लिए सिंघानिया मेंशन बुलाया है। दादाजी ने रोनिता से कहा, रोनिता बेटा, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था और ये हालात बनने भी नहीं चाहिए थे। मैं तो कब से इस गधे से कह रहा था कि रोनिता बेटी को अपने दिल की बात बता दो, लेकिन तुम्हें तो पता है कितना आलसी है ये, हर काम देर से करता है। खैर, भले सिचुएशन अच्छी ना रही हो, लेकिन मुझे बहुत खुशी है तुम दोनों के लिए। गॉड ब्लेस यू। अभिमान दादाजी की बातें सुनकर हंसने लगा और रोनिता भी ब्लश करने लगी। दादाजी ने आगे कहा, रोनिता बेटा, संडे की डेट फिक्स की है हमारे फैमिली पंडित जी ने, तुम अपने पेरेंट्स से बात कर लो और उन्हें भी ये खुशखबरी दे दो। रोनिता ने दादाजी से कहा, मेरे पेरेंट्स नहीं है दादाजी, मैं बहुत छोटी थी तो एक कार एक्सीडेंट में वो चल बसे। हाँ, मगर एक भाई है, वो अमेरिका में रहता है अपनी वाइफ के साथ, लेकिन वो नहीं आ पाएगा। दादाजी ने जब ये खबर सुनी तो उन्हें रोनिता के लिए बहुत बुरा लगा और उन्होंने कहा, ऐसा क्यों कह रही हो?
कि कोई नहीं है। हम हैं ना बेटा। अच्छा, संडे की डेट फिक्स कर दें फिर? दादाजी की बातों का जवाब देते हुए रोनिता और अभिमान दोनों ने एक साथ कहा, हाँ। अगली सुबह 10 बजे सिंघानिया ग्रुप में सभी लोग रोनिता और अभिमान को उनकी एंगेजमेंट के लिए बधाई दे रहे हैं। रोनिता एक तरफ ब्लश कर रही है तो वहीं अभिमान सभी लोगों के बुके हंसकर रिसीव कर रहा है। अभिमान ने जब आज का न्यूज़पेपर उठाकर देखा तो उसे बहुत खुशी हुई। अखबारों में फ्रंट पेज पर लिखा था, सिंघानिया ग्रुप के नए सीईओ ने किया एंगेजमेंट का ऐलान। अभिमान सिंघानिया जल्द रचाने वाले हैं अपनी पीए से शादी। सिंघानिया ग्रुप को बदनाम करने के लिए फैलाई गई थी झूठी खबर, जल्द करेंगे एंगेजमेंट। अभिमान को यह खबर सुनकर काफी अच्छा लगा। थोड़ी देर बाद अभिमान के लॉयर का फोन आया और उसने कहा, मिस्टर सिंघानिया, हमने शैली भल्ला पर मानहानि का केस कर दिया है और जल्दी ही उस पर सुनवाई होने वाली है। आपको कोर्ट आना पड़ सकता है। अभिमान ने कहा, ठीक है, आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। शैली अपने कमरे में बैठी हुई कुछ सोच रही है कि अचानक उसका फोन बजने लगा। उसे विपिन ने फोन किया है, लेकिन शैली ने उसका कॉल काट दिया। एक बार फिर से शैली का फोन बजा, लेकिन इस बार उसे उसके लॉयर ने कॉल किया है। शैली ने फोन उठाया और उसके लॉयर ने कहा, मैडम, आज आपके केस की सुनवाई होनी है, 10 बजे तक कोर्ट पहुंच जाइएगा। शैली टेंशन में आ गई। उसका सारा कॉन्फिडेंस गायब हो गया। उसने लॉयर से कहा, अब इस केस में करने के लिए बचा ही क्या है? अभिमान ने तो रोनिता से एंगेजमेंट का ऐलान कर दिया है। अब हम क्या कर सकते हैं? लॉयर ने कहा, लेकिन आपने ही तो कहा था शादीशुदा होते हुए भी उनका किसी से अफेयर था। शैली ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन मेरे पास उसके खिलाफ कोई एविडेंस तो नहीं है। लॉयर ने जवाब दिया, मैडम, आप अपने केस को खुद ही कमजोर कर रही हैं। अब या तो आप सेटलमेंट कर लीजिए उनसे कोर्ट के बाहर, या फिर कोर्ट में चलकर जज साहब से माफी मांग लीजिए। इतना कहकर लॉयर ने फोन काट दिया। शैली को कुछ समझ नहीं आया। शैली जब अपने कमरे में से निकली तो उसे दादी माँ मिल गई। दादी माँ उसे घूर कर देख रही हैं, लेकिन शैली ने उनसे कुछ नहीं कहा और वहां से चली गई। कोर्ट के बाहर अभिमान और रोनिता अपने लॉयर से बात कर रहे हैं। तभी वहां शैली आ जाती है। शैली ने अभिमान को घूर कर देखा और फिर कोर्ट के अंदर चली गई। 5 मिनट बाद ही शैली कोर्ट से बाहर आ गई और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चली गई। शैली को ऐसे जाता हुआ देखकर रोनिता और अभिमान को बहुत अजीब लगा। अभिमान के लॉयर को भी कुछ समझ नहीं आया। तभी पीछे से एक व्यक्ति ने आकर अभिमान के लॉयर से कहा कि उन्हें जज साहब ने अंदर बुलाया है। अभिमान और रोनिता भी लॉयर के साथ कोर्ट के अंदर चले गए। जज साहब ने उन्हें बताया कि शैली भल्ला ने अपना बयान वापस ले लिया है और 1 करोड़ रुपए सिंघानिया ग्रुप को जो इमेज डैमेज हुई है उसकी भरपाई के लिए दिए हैं और अब ये केस भी क्लोज हो चुका है। बयान देने वाला ही अपने बयान से मुकर गया। इसका सीधा मतलब हुआ कि अभिमान ये केस जीत गया। अभिमान और रोनिता के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन फिर भी अभिमान इस तरह से सेटलमेंट से खुश नहीं हुआ। अभिमान जब कोर्ट के बाहर निकला तो उसे चारों तरफ से मीडिया ने घेर लिया। अभिमान ने बिना किसी का नाम लिए बयान देते हुए कहा, सिंघानिया ग्रुप को बदनाम करने की एक नाकाम साजिश की गई, लेकिन केस हमारे फेवर में रहा और हम जीत चुके हैं। इतना कहकर अभिमान वहां से चला गया। टीवी, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, हर जगह सिंघानिया ग्रुप और अभिमान की वाहवाही हो रही है। एक दिन पहले जो लोग सिंघानिया ग्रुप और अभिमान को भला बुरा कह रहे थे, वो आज उसकी तारीफ कर रहे हैं। दादाजी ने अभिमान को शाबाशी दी और उसकी पीठ थपथपाई। शैली अपनी कार से भल्ला मेंशन वापस जा रही है, तभी उसका फोन बजता है। उसे ध्रुव कैलाश ने कॉल किया है, ये बताने के लिए कि अब वो भल्ला ग्रुप के साथ काम नहीं कर सकता। इतना कहकर ध्रुव ने कॉल काट दी।
ध्रुव की बात सुनकर शैली ने गुस्से में कार की स्टीयरिंग व्हील पर हाथ दे मारा। ध्रुव कैलाश ने अभिमान को कॉल किया और कहा, आई एम सो सॉरी मिस्टर सिंघानिया, कल जो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई उसकी वजह से हमारी डील पर काफी असर पड़ा, जो कि पड़ना नहीं चाहिए था, बट वी कैन मेक दैट डील अगेन। ध्रुव की बात सुनकर अभिमान ने कहा, इट्स ओके मिस्टर ध्रुव, लेकिन अब हमारी डील नहीं हो सकती। मैं ऐसे लोगों के साथ काम करना पसंद नहीं करता जो मुझ पर भरोसा ना करते हो। थैंक्स। इतना कहकर अभिमान ने फोन काट दिया। शैली भल्ला मेंशन पहुंची। जैसे ही वो एंटर हुई, उसे दादी माँ और बाकी सब ने हॉल में ही घेर लिया। भल्ला मेंशन में हर कोई शैली पर भड़क रहा है। दादी माँ उसे खरी खोटी सुना रही है। एंडी और माही ये देखकर खुश हो रहे हैं। दादी माँ ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, क्या जरूरत थी अभिमान के बारे में पब्लिकली इतना बड़ा बयान देने की। अब भुगतो, जीत गए ना वो हमारे खिलाफ, और टीवी न्यूज पर हीरो भी बन गया अभिमान, और भल्ला ग्रुप के शेयर्स भी गिर रहे हैं। अरे तुम्हें सीईओ बनाया है, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपनी मनमानी करोगी। दादी माँ की बातें सुनकर शैली ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है दादी माँ, आप बस मुझ पर भरोसा रखें, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी, भल्ला ग्रुप को नीचे नहीं गिरने दूंगी। अब क्या करेगी शैली? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट बिलियनेयर। ये एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। रोजाना नए रोमांचकारी एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन कर लीजिए और सुनिए पूरी सीरीज बिल्कुल फ्री में। सीक्रेट बिलियनेयर एपिसोड 35। अभिमान को नीचे गिराने की शैली की सारी प्लानिंग बेकार गई। ध्रुव कैलाश ने भी उसके साथ डील कैंसिल कर दी और मानहानि का केस भी वो हार गई, जिसकी वजह से भल्ला ग्रुप और शैली के बारे में मीडिया में तरह तरह की बातें होने लगी। अभिमान ने शैली पर केस किया, लेकिन शैली ने सेटलमेंट करने के लिए अपने लॉयर को पैसे दे दिए। अभिमान ने रोनिता से एंगेजमेंट करने का ऐलान भी कर दिया है, जिसे सुनने के बाद तो शैली का मूड और भी ज्यादा खराब हो गया। सिंघानिया ग्रुप में अभिमान अपने कैबिन में बैठा हुआ किसी से बात कर रहा है। तभी वहां रोनिता आ जाती है। रोनिता को देखकर अभिमान उसके कैबिन में उसके साथ बैठे उस शख्स को जाने के लिए कह देता है। रोनिता ने अभिमान से कहा, शैली ने सेटलमेंट क्यों कर लिया? अभिमान ने कहा, हाँ, कल कोर्ट में मैं भी यही सोच रहा था, क्यों हुआ क्या हुआ कुछ समझ नहीं आया। रोनिता ने कहा, और मैं तो हैरान हूँ तुमने उसे इतनी जल्दी माफ कैसे कर दिया। रोनिता की बात सुनकर अभिमान ने कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? रोनिता ने जवाब दिया, यही कि शायद तुम भूल गए हो उसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है, तुम्हें कितनी बार जेल भेजा है, और उसने तुम्हारे बारे में इतनी बड़ी बात भी कही, तुम्हारी कंपनी को गिराने की कोशिश की, और तो और हमारे रिश्ते को खराब करने की भी कोशिश की, और तुम उसके सेटलमेंट में खुश हो गए। अभिमान ने रोनिता से हंसकर कहा, डियर रोनिता, मैं इतना भी अच्छा नहीं हूं वैसे, जितना तुम मुझे समझती हो। रोनिता ने कहा, क्या मतलब? अभिमान ने जवाब दिया, मतलब ये कि तुम्हें इसका मतलब जल्दी ही मिल जाएगा, बस अपना फोन चेक करती रहना। इतना कहकर अभिमान मुस्कुरा दिया और आगे बोला, खैर ये सारी बातें छोड़ो, और वो मिस्टर रॉबिन आ रहे हैं कैलिफोर्निया से, उनके साथ मेरी मीटिंग है, तो उन्हें एयरपोर्ट लेने के लिए किसी को भेज देना एंड उनके रहने का इंतजाम भी कर देना। रोनिता ने जवाब दिया, ये मिस्टर रॉबिन कौन है? वही क्या जिनका टेक्सटाइल का बिजनेस है? अभिमान ने कहा, हाँ, तुम जानती हो क्या उन्हें? रोनिता ने कहा, ऑफ कोर्स, हर फैशन डिजाइनर उनके लिए काम करना चाहता है, ही इज द बेस्ट। रोनिता की एक्साइटमेंट देखकर अभिमान ने कहा, वाओ, तुम तो बहुत एक्साइटेड लग रही हो। वेल, क्या तुम जानती हो उनके डिजाइनर कौन है? रोनिता ने एक्साइटमेंट में पूछा, कौन है? अभिमान ने कहा, देखो वो सामने जो ड्रॉअर है ना, उसे ओपन करो, उसमें एक लेटर है,
उसे खोलो। रोनिता ने फटाफट से ड्रॉर खोला और उस लेटर को पढ़ा और हैरान रह गई। रोनिता एक्साइटमेंट में चीखी और बोली, आर यू सीरियस? इज इट मी? अभिमान मुस्कुरा कर बोला, यस मिस रोनिता, आपके इस टैलेंट को हमने पहचाना और आपके डिजाइन्स भी मैंने उन्हें भेजे थे और उन्हें बहुत पसंद आए एंड ही सिलेक्टेड यू। बाय द वे, मैंने उनसे तुम्हारे लिए कोई सिफारिश नहीं की है। इट्स ऑल योर टैलेंट। हाँ, मिस रोजी ने मेरी हेल्प जरूर की, ये बताने में कि तुम कितनी टैलेंटेड हो। अभिमान की बातें सुनकर रोनिता बहुत खुश हुई और उसने अभिमान को गले से लगा लिया। भल्ला मेंशन में अचानक से पुलिस आ धमकी। दादी माँ को गार्ड्स ने फोन करके बताया कि मेंशन के गेट पर पुलिस आई है। जब दादी माँ को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने सभी घर वालों को हॉल में बुलाया। दादी माँ ने एंडी को आवाज लगाई और कहा, एंडी के बच्चे, अब क्या गुल खिलाए हैं तुमने? एंडी मेंशन में नहीं है। दादी माँ ने राजीव की तरफ देखा और कहा, राजीव, कहाँ है तुम्हारा बिगड़ैल बेटा? उसकी वजह से आज पुलिस मेरी चौखट पर आ गई। जिस पुलिस को देखना भी मैं गवारा नहीं करती, आज वो हमारे दरवाजे पर खड़ी है। राजीव ने दादी माँ की बात सुनी और अपनी आंखें झुका ली, लेकिन एंडी की माँ अंजलि अपने बेटे के बारे में इतनी कड़वी बातें सुन ना सकी और बोली, मॉम, आपको मेरा ही बेटा क्यों नजर आता है? क्या पुलिस वालों ने आपसे ये कहा है कि वो एंडी को पकड़ने के लिए आए हैं? फिर आप ये कैसे कह सकती हैं? अंजलि की बात सुनकर दादी माँ को गुस्सा और आ गया और उन्होंने कहा, हाँ, तुम्हारा बेटा कितना शरीफ है मैं अच्छे से जानती हूँ। राजीव, तुम खड़े क्या हो? जाकर पूछो उनसे आखिर क्या किया है तुम्हारे शहजादे ने, और ये भी कह दो कि वो वहां रहे, यहाँ अंदर आने की कोशिश ना करें। घर में मच रहे शोर को सुनकर माही भी अपने कमरे से निकली और नीचे आ गई। माही को देखकर दादी माँ ने अंजलि को कहा, अपने बच्चों के बारे में एक माँ को सब पता होता है। ना तो तुम्हारा बेटा किसी काम का और ना बेटी, दोनों निकम्मे हैं, फिर भी तुम उनकी तरफदारी कर रही हो। दादी माँ अंजलि को खरी खोटी सुना रही हैं और शैली के पेरेंट्स मुस्कुरा रहे हैं। राजीव गेट पर जाकर पुलिस वालों से बात करता है और फिर मेंशन में उन्हें ले आता है। पुलिस को घर के अंदर देखकर दादी माँ का पारा और चढ़ जाता है और वो कहती हैं, राजीव, मैंने कहा था ना, इन्हें बाहर ही रखना, फिर अंदर क्यों लेकर आए? राजीव ने कहा, माँ, आप पुलिस वालों की बात सुनिए तो जरा, ये यहाँ आई क्यों है? दादी माँ ने कहा, चाहे किसी भी वजह से आई हो, मेरे घर में अंदर कैसे लेकर आए तुम? दादी माँ का पुलिस वालों के लिए इतना बुरा बिहेवियर देखकर पुलिस वालों ने कहा, मिसेस भल्ला, हम अपना काम कर रहे हैं। हमें मिस शैली भल्ला के खिलाफ कंप्लेंट मिली है, हम उन्हें गिरफ्तार करने आए हैं। आप उन्हें हमारे साथ भेज दीजिए, हम चले जाएंगे। पुलिस के मुंह से शैली का नाम सुनकर दादी माँ और शैली के पेरेंट्स हैरान रह गए और उनका मुंह बन गया। अंजलि और राजीव मुस्कुराने लगे। अंजलि ने आगे बढ़कर खुशी से कहा, शैली भल्ला, आपको शैली भल्ला भल्ला इंडस्ट्रीज के ऑफिस में मिलेंगी जो सीपी में है। आप एक काम कीजिए, वहां जाकर उन्हें अरेस्ट कर लीजिए। अंजलि की बात सुनकर पुलिस वहां से चली गई। अंजलि ने दादी माँ से कहा, क्या हुआ मॉम, अब आपकी जुबान पर ताला क्यों लग गया? आपकी लाडली पोती को पुलिस अरेस्ट करने आई थी, मेरे एंडी को नहीं। अच्छे हाथों में आपने भल्ला ग्रुप की बागडोर दी है। इतना कहकर अंजलि वहां से चली गई। राजीव और माही भी वहां से चले गए। दादी माँ को शैली पर बहुत गुस्सा आ रहा है। शैली के अरेस्ट की खबर सुनकर दादी माँ का बीपी बढ़ गया और वो जमीन पर गिर गई। शैली के फादर ने जल्दी से डॉक्टर को फोन किया। भल्ला इंडस्ट्रीज के ऑफिस में शैली एक इम्पोर्टेंट मीटिंग ले रही है। तभी उसकी पीए ने उसे बताया कि पुलिस उससे मिलने के लिए आई है। शैली को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर बाद में उसने अपनी पीए से कहा, पुलिस को मेरे कैबिन में भेज दो। पुलिस शैली के कैबिन में गई। पुलिस ने कहा, आपके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट मिली है, बाकायदा आप पर एफआईआर दर्ज हुई है, इसीलिए आपको हमारे साथ चलना होगा।
पुलिस वाले की बात सुनकर शैली ने कहा, बट मैंने तो कल ही अभिमान के साथ सेटलमेंट कर दिया था और अमाउंट भी दी थी, फिर पुलिस क्यों? पुलिस वाले ने कहा, मिस भल्ला, हम नहीं जानते आपकी किससे क्या बात हुई, लेकिन हम बस इतना जानते हैं कि हमें आपके खिलाफ कंप्लेंट मिली है, इसीलिए आपको हमारे साथ चलना ही होगा। शैली ये बात सुनकर बहुत गुस्सा हुई और अभिमान के बारे में सोचने लगी। शैली ने पुलिस से कहा, ठीक है, आप चले जाइए, मैं अपने लॉयर को भेज दूंगी। पुलिस वाले ने शैली की बात का जवाब देते हुए कहा, सॉरी मिस भल्ला, लेकिन आपको ही हमारे साथ चलना होगा। पुलिस वाले की बात सुनकर शैली को बहुत गुस्सा आया। शैली अभिमान के बारे में सोचने लगी। पुलिस ने शैली से एक बार फिर से कहा, मिस भल्ला, आप चल रही हैं या फिर? शैली ने पुलिस वाले की तरफ देखा और कहा, आप पहले मुझे ये बताइए, आखिर मामला क्या है? मुझे अरेस्ट क्यों किया जा रहा है और मेरी गलती क्या है? किसने की है मेरे खिलाफ शिकायत? पुलिस ने कहा, आपके खिलाफ चीटिंग का केस किया गया है। इसके आगे आपके सारे सवालों के जवाब आपको पुलिस स्टेशन में दिए जाएंगे। इतना कहकर पुलिस वाले ने एक कांस्टेबल को हथकड़ी लेकर शैली की तरफ भेजा और उसको अरेस्ट करने को कहा। ये देखकर शैली भड़क गई और बोली, हाउ डेयर यू, मैं कोई मुजरिम नहीं हूं, दूर रहकर बात करो मुझसे। शैली की चीख सुनकर पूरा ऑफिस वहां जमा हो गया। शैली का पूरा स्टाफ जो कभी उससे डरा करता था, आज शैली को घूर घूर कर देख रहा है। अपनी इतनी ज्यादा बेइज्जती शैली ने कभी नहीं सही थी। शैली गुस्से में लाल पीली हो रही है। क्या शैली पुलिस के साथ चली जाएगी? क्या अभिमान ने ही शैली के खिलाफ कंप्लेंट की थी? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट बिलियनेयर। ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। रोजाना नए रोमांचकारी एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन कर लीजिएगा और सुनिए पूरी सीरीज बिल्कुल फ्री में। सीक्रेट बिलियनेयर एपिसोड 36। शैली को जेल ले जाने के लिए पुलिस भल्ला ग्रुप आ पहुंची है। शैली ने उनसे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन पुलिस को सख्ती से ऑर्डर दिए गए हैं कि शैली को जेल में डाला ही जाए। शैली पुलिस के साथ चल दी। शैली ने अपनी पीए से कहा, लॉयर को कॉल करो और उसे फौरन पुलिस स्टेशन आने के लिए कहो। इतना कहकर शैली ऑफिस से बाहर चली गई। शैली अपनी कार की तरफ बढ़ी, लेकिन पुलिस वाले ने उसे याद दिलाया कि वो किसी बिजनेस मीटिंग के लिए नहीं बल्कि जेल जा रही है और उसे पुलिस की गाड़ी में ही जाना होगा। शैली के पेरेंट्स भी वहां आ गए। शैली के डैड ने पुलिस से कहा, आप ऐसे कैसे मेरी बेटी को लेकर जा सकते हैं? हमारा लॉयर आता ही होगा, आप उसी से बात कर लीजिएगा। शैली के डैड की बात सुनकर पुलिस वाले ने कहा, सो सॉरी मिस्टर भल्ला, लेकिन मिस शैली को तो हमारे साथ चलना ही होगा। इनके खिलाफ कंप्लेंट करने वाला कोई मामूली शख्स नहीं है। इतना कहकर पुलिस वाले शैली को कार में बैठाकर पुलिस स्टेशन ले गए। शैली के अरेस्ट की खबर धीरे धीरे पूरे शहर में फैल गई। शैली को पुलिस वालों के साथ जाते हुए देखकर शैली की मां ने शैली के डैड से कहा, आपने उसे ऐसे कैसे जाने दिया? उसे रोका क्यों नहीं? शैली के डैड ने कहा, मामला इतना आसान नहीं है, सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा। शैली के पेरेंट्स शैली के लिए परेशान हो रहे हैं। तभी दादी माँ, राजीव और बाकी लोग भल्ला ऑफिस आ गए। दादी माँ ने शैली के डैड से पूछा, क्या हुआ, शैली ठीक है? शैली के डैड ने कुछ नहीं कहा और मुंह लटकाकर वहां से चले गए। शैली की माँ रोते हुए बोली, खुश हो जाइए आप सब, चली गई वो जेल, यही चाहते थे ना आप सभी। इतना कहकर शैली की माँ भी वहां से चली गई। दादी माँ समझ गई कि शैली को पुलिस लेकर जा चुकी है। दादी माँ ने राजीव से कहा कि वो अपने लॉयर को कॉल करे। दादी माँ ने लॉयर से बात की और कहा, 5 मिनट के अंदर शैली को जेल से बाहर निकलवाओ। मैं तुम्हें स्टेशन में ही मिलूंगी, जितना पैसा लगता है लगने दो, मुझे परवाह नहीं। दादी माँ के मुंह से पैसों की बातें सुनकर राजीव ने कहा, मॉम, क्या जरूरत है पानी की तरह पैसा बहाने की? दादी माँ ने राजीव को घूर कर देखा, जिसके बाद
राजीव ने अपनी बात बदलते हुए कहा, मेरा मतलब है कि मुझे यकीन है अभिमान ने ही उस पर यह केस किया होगा, तो क्यों ना हम एक बार जाकर अभिमान से बात कर लेते हैं। राजीव की बात सुनकर दादी माँ को लगा कि एक बार अभिमान से बात करने में कोई हर्ज नहीं है। सिंघानिया ऑफिस में अभिमान एक मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा है। तभी रोनिता का फोन आया। हाँ रोनिता, कहो, काम हो गया? रोनिता ने कहा, यस अभिमान, काम तो हो गया। मैंने नए प्रोजेक्ट के लिए लोकेशन भी फाइनलाइज कर ली है। लेकिन क्या तुम्हें पता चला, शैली को अरेस्ट कर लिया है पुलिस ने। अभिमान ये सुनकर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, ओह रियली? नहीं, मुझे कैसे मालूम होगा? रोनिता ने कहा, क्या मतलब, उसे तुमने अरेस्ट नहीं कराया है? अभिमान ने कहा, अरे बिल्कुल भी नहीं, मैं उसे क्यों अरेस्ट कराऊंगा? रोनिता ने कहा, मुझे तो यही लगा कि डिफेमेशन केस में उसको अरेस्ट किया गया है। अभिमान ने हंसते हुए कहा, खैर जितनी जल्दी हो सके काम खत्म करो, हमें इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द शुरू करना है। इतना कहकर अभिमान ने फोन काट दिया। रोनिता को यह समझ नहीं आया कि आखिर शैली के खिलाफ कंप्लेंट किसने की है। पूरा शहर शैली भल्ला और उसकी फैमिली के बारे में ही बातें कर रहा है। विपिन को भी शैली के अरेस्ट होने की खबर मिली तो उसे इस खबर पर यकीन ही नहीं हुआ और वो फौरन ही पुलिस स्टेशन के लिए निकल गया। पुलिस स्टेशन में शैली को लेकर आ गई है और जेल के अंदर डाल दिया गया है। शैली ने पुलिस से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसकी एक बात न सुनी। शैली को समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसे जेल में क्यों और किसके कहने पर डाला जा रहा है। थोड़ी देर बाद शैली का लॉयर वहां आ जाता है उसकी बेल कराने के लिए। शैली का लॉयर पुलिस वाले से कहता है, ये रहे सेटलमेंट के पेपर्स जिन पर अभिमान साहब ने खुद ही साइन किए थे। आप इन्हें अब डिफेमेशन केस में अंदर नहीं कर सकते। लॉयर की बात सुनकर पुलिस वाले ने कहा, आपके पास मैडम के बेल के पेपर्स हैं? लॉयर ने कहा, नहीं, क्योंकि आज सैटरडे है और आज कोर्ट बंद है। लॉयर की बातें सुनकर पुलिस वाले ने कहा, जब आपके पास बेल पेपर्स आ जाए या फिर कोर्ट की ऑर्डर्स मिल जाए तो हम मैडम को जेल से बाहर निकाल देंगे, तब आप आइएगा, तब तक आप यहाँ से जा सकते हैं। शैली का लॉयर उसे जेल से बाहर निकालने में नाकाम रहा और वहां से चला गया। शैली को समझ नहीं आ रहा कि आखिर मामला क्या है और ना ही पुलिस वाले उसे कुछ बताने के लिए तैयार है। कल संडे है और अब कोर्ट मंडे ही ओपन होगा, यानी शैली को ना चाहते हुए भी 2 दिन तक जेल में रहना पड़ेगा। थोड़ी देर में वहां विपिन भी आ जाता है। वो बहुत गुस्से में है। वो पुलिस वालों को बुरा भला कह रहा है। विपिन अपने साथ लॉयर्स की एक पूरी टीम लेकर आया है। विपिन ने शैली को जेल में देखा तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। विपिन ने पुलिस वाले के टेबल पर हाथ पटकते हुए जोर से कहा, किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने शैली भल्ला को सलाखों के पीछे कर दिया? विपिन का शोर सुनकर पुलिस स्टेशन का सब इंस्पेक्टर वहां आ गया और उसने विपिन को हंगामा मचाते हुए देखकर पूछा, ये क्या हो रहा है यहाँ? मिस्टर रायजादा, आप यहाँ? पुलिस स्टेशन का सब इंस्पेक्टर विपिन को बहुत अच्छे से जानता है। जब शैली को मालूम हुआ कि विपिन और सब इंस्पेक्टर एक दूसरे को जानते हैं तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। विपिन ने सब इंस्पेक्टर से कहा, शैली भल्ला की जमानत के लिए आया हूं, जितने भी पैसे लगे परवाह नहीं, लेकिन मैं शैली को ऐसे हालातों में नहीं देख सकता। तुम शैली को अभी के अभी जेल से बाहर निकालो। विपिन की बात सुनकर सब इंस्पेक्टर ने विपिन से कहा, विपिन साहब, कुछ भी मेरे हाथों में नहीं है। हाँ, अगर तुम्हारे पास जमानत के पेपर्स हैं तो जरूर मैं शैली मैडम को बाहर निकाल दूंगा। सब इंस्पेक्टर की बात सुनकर विपिन ने कहा, आज सैटरडे है और कोर्ट बंद है और कल संडे है, मंडे तक का इंतजार नहीं कर सकते हम? विपिन की बात सुनकर सब इंस्पेक्टर ने कहा, आई एम सो सॉरी देन, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तो मंडे तक का इंतजार करना ही होगा।
सब इंस्पेक्टर की बात सुनकर विपिन ने गुस्से में टेबल पर जोर से हाथ मारा। शैली को लगा था कि शायद विपिन उसकी कुछ मदद कर देगा और वो उसे उसकी हरकतों के लिए माफ कर देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसकी वजह से शैली को विपिन पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। विपिन शैली के लिए कुछ ना कर सका, इसीलिए उससे बात किए और उससे मिले बिना ही वहां से चला गया। भल्ला मेंशन में दादी माँ और शैली के पेरेंट्स शैली की गिरफ्तारी को लेकर बहुत परेशान हैं। एक तरफ दादी माँ को भल्ला ग्रुप की रेपुटेशन की फिक्र हो रही है, तो वहीं शैली के पेरेंट्स को शैली की चिंता खाए जा रही है। वहीं राजीव और उसकी फैमिली को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। राजीव ने दादी माँ से कहा, मॉम, मुझे लगता है आपने कंपनी का सीईओ बनाने में काफी जल्दबाजी कर दी। वैसे अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, कंपनी को गिरने से बचा लीजिए, वरना आपकी लाडली पोती के साथ कंपनी का भी सत्यानाश हो जाएगा। राजीव की बात सुनकर शैली के डैड भड़क गए और बोले, तुम्हारी दोनों निकम्मी औलादों से मेरी शैली लाख गुना कैपेबल है कंपनी का सीईओ बनने के लिए। ऐसे ही किसी को नहीं बना दिया जाता। राजीव और ओम प्रकाश के बीच होती बहस को देखकर दादी माँ ने गुस्से में दोनों को चुप करा दिया और कहा, कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ना बंद करो और एंडी मेरे साथ चलो। दादी माँ एंडी के साथ भल्ला मेंशन से निकल गई। दादी माँ भल्ला मेंशन से निकलकर सीधा सिंघानिया मेंशन पहुंची और वहां रुद्र सिंघानिया यानी अभिमान के दादाजी से मिली और बोली, हमारी आपसे रिश्तेदारी को ये बच्चे इस तरह से खत्म कर देंगे, मैं नहीं जानती थी भाई साहब। एक छोटी सी बात को लेकर दोनों बच्चों ने दोनों खानदानों के रिश्तों को खराब कर दिया है। अब आपको और मुझे मिलकर इसे ठीक करना होगा। आपके लेट फ्रेंड भी तो यही चाहते थे। मिस्टर रुद्र सिंघानिया को दादी माँ ने इमोशनल कर दिया और फिर शैली के बेल के बारे में बात करते हुए कहा, अभिमान से कहिए कि ऐसी छोटी मोटी गलतफहमियां तो होती रहती हैं और शैली ने माफी भी तो मांगी है, उसके लिए कंपैशनेट भी किया है, उसे जेल भेजने की क्या जरूरत थी। मिस्टर रुद्र सिंघानिया को भी शैली का जेल जाना अच्छा नहीं लगा, इसीलिए उन्होंने अभिमान से कॉल करके बात करने की कोशिश की, लेकिन अभिमान ने दादाजी का फोन नहीं उठाया। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद दादाजी ने सीधा पुलिस को फोन किया और सब इंस्पेक्टर से कहा, मैं अभिमान सिंघानिया का दादा बोल रहा हूँ, मिस्टर रुद्र सिंघानिया। उसकी तरफ से की गई कंप्लेंट मैं वापस लेता हूँ, हमें कोई केस नहीं करना। शैली को रिलीज कर दो एंड इट्स एन ऑर्डर, बाकी तुम खुद समझदार हो। मिस्टर रुद्र सिंघानिया की रौब वाली आवाज ने तो सब इंस्पेक्टर के पसीने ही छुटा दिए, लेकिन फिर उसने हिम्मत करके कहा, आई एम सॉरी सर, लेकिन ये कंप्लेंट मिस भल्ला के खिलाफ मिस्टर अभिमान सिंघानिया ने नहीं कराई है। सब इंस्पेक्टर की बात सुनकर दादाजी हैरान रह गए। शैली के खिलाफ कंप्लेंट करने वाला अगर अभिमान नहीं है तो फिर कौन है? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट बिलियनेयर। ये एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। रोजाना नए रोमांचकारी एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन कर लीजिएगा और सुनिए पूरी सीरीज बिल्कुल फ्री में। सीक्रेट बिलियनेयर एपिसोड 37। शैली को जेल में पहुंचाने वाले के बारे में अभी तक किसी को कुछ नहीं पता। शैली की दादी यही सोचकर मिस्टर रुद्र सिंघानिया के पास आई थी कि शायद अभिमान ने ही शैली को जेल में भेजा है और उसके कहने पर वो अपना केस वापस ले लेगा। लेकिन अभिमान ने सबको ये कहकर हैरानी में डाल दिया कि शैली को जेल भेजने वाला वो है ही नहीं। विपिन एक बार फिर से शैली से मिलने जेल गया। विपिन इस बार शैली से मिला और कहा, शैली तुम फिक्र मत करना, मैं जल्दी ही तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा, मैं तुम्हें यहाँ ऐसे नहीं देख सकता। विपिन की बातों का शैली पर कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि वो जानती है विपिन के बस में अब कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने विपिन से कहा, विपिन अगर मेरी कुछ मदद करना चाहते हो तो बस एक काम कर दो प्लीज। शैली की बातें सुनकर विपिन के दिल में तो बहार ही आ गई और उसने कहा, हाँ हाँ शैली बोलो ना, क्या काम है। शैली ने विपिन से कहा, इस नंबर पर कॉल करो और उस आदमी से मिलो
उसे मेरे बारे में बताना और कहना कि आगे का प्लान तैयार रखे। मैं इस बार अभिमान के बच्चे को कहीं का नहीं छोड़ूंगी। उसने मुझे जेल के अंदर भेजा है, मैं उसे जमीन पर हिला दूंगी। शैली की बात सुनकर विपिन ने गुस्से में कहा, क्या तुम्हें अभिमान ने जेल भेजा है? शैली ने कहा, ऑफ कोर्स, उसके अलावा मेरी और किससे दुश्मनी है और किसकी इतनी हिम्मत जो मुझे जेल भेज सके? विपिन ने आगे पूछा, वो सब तो ठीक है शैली, लेकिन जो नंबर तुमने मुझे दिया है वो है कौन? शैली ने कहा, तुम जब उससे मिलोगे तो खुद पहचान लोगे। बस ध्यान रखना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उससे मिलने जा रहे हो। विपिन ने हाँ में गर्दन हिला दी और नंबर लेकर वहां से चला गया। विपिन जेल से बाहर निकला तो उसने उस नंबर पर कॉल की। वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि अभिमन्यु का है। अभिमन्यु ने फोन उठाया और कहा, हेलो विपिन। विपिन अपना नाम सुनकर हैरान रह गया। उसने अभिमन्यु से पूछा, कौन हो तुम और तुम्हें कैसे पता मेरा नाम विपिन है? अभिमन्यु ने हंसकर जवाब दिया, असल में शैली ने मुझे पहले ही बता दिया था कि अगर कभी किसी वजह से तुमसे मैं बात न कर सकी तो एक गधा तुमसे कांटेक्ट करेगा और उसका नाम विपिन होगा। इतना कहकर अभिमन्यु हंसने लगा। विपिन को यह सुनकर गुस्सा आ गया। वो फोन काटने ही वाला है कि तभी अभिमन्यु ने हंसकर कहा, मजाक कर रहा हूँ यार, मैं अभिमन्यु हूँ और तुम्हारा नाम ऑनेस्ट कॉलर पर आ रहा है। अभिमन्यु का नाम सुनकर विपिन ने उससे पूछा, तुम जेल से बाहर कब आए और शैली से कब से मिल रहे हो? अभिमन्यु ने कहा, क्यों, तुम उसके बॉडीगार्ड हो जो तुम्हें उसके बारे में सब पता होना चाहिए। विपिन को एक बार फिर से गुस्सा आ गया, लेकिन फिर अभिमन्यु ने कहा, अरे चिल ना यार, इस वक्त हमारा दोनों का मकसद शैली को जेल से बाहर निकालना है, इसीलिए ये सारी बातें छोड़ो और एक एड्रेस व्हाट्सएप किया है, वहां जल्दी से आ जाओ। अभिमन्यु ने इतना कहकर फोन काट दिया और विपिन उस जगह के लिए निकल गया। सिंघानिया मेंशन में हर कोई इस बात को लेकर परेशान है कि आखिर शैली को किसने जेल भेजा है। मिस्टर रुद्र सिंघानिया ने शैली की दादी से कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं शैली को जल्द से जल्द जेल से बाहर निकलवा लूंगा। क्या हुआ अगर अभिमान ने उसे जेल नहीं भेजा तो? जिसने भी भेजा है उसे खुद शैली को बाहर निकालना होगा, यह मेरा आपसे प्रॉमिस है। मिस्टर रुद्र सिंघानिया की बातें सुनकर शैली की दादी माँ को थोड़ी सी राहत मिली और फिर वो एंडी को वहां से लेकर चली गई। मिस्टर रुद्र सिंघानिया भी अभिमान से मिलने के लिए सिंघानिया ऑफिस के लिए निकल गए। सिंघानिया ऑफिस में अभिमान एक टेंडर के लिए प्रेजेंटेशन पर काम कर रहा है। उसके साथ उसकी पूरी टीम काम कर रही है। प्रेजेंटेशन को सबसे बहुत छुपा कर बनाया जा रहा है ताकि किसी को भी इस प्रोजेक्ट के बारे में पता न चल पाए। रोनिता, रोजी के अलावा ऑफिस के 4 और लोग इस मीटिंग में शामिल हैं। वो सभी कंपनी के सबसे पुराने एम्प्लॉय हैं। थोड़ी देर में वहां मिस्टर रुद्र सिंघानिया भी आ पहुंचते हैं और अभिमान के कैबिन में जाकर उसका इंतजार करते हैं। अभिमान को उसके प्यून ने बताया कि दादाजी उसका इंतजार कर रहे हैं। अभिमान ने कहा, दादाजी को बोलो मैं एक जरूरी मीटिंग में हूं, बस 5 मिनट में आता हूं। प्यून ने मिस्टर रुद्र सिंघानिया से जाकर वैसा ही कहा। मिस्टर रुद्र सिंघानिया अभिमान के कैबिन में बैठे हुए अभिमान का इंतजार करने लगे। तभी अभिमान के कैबिन में रखे लैंडलाइन पर किसी का कॉल आया। दादाजी ने कॉल उठाया, लेकिन उनके कुछ कहने से पहले ही सामने से आवाज आई, मिस्टर सिंघानिया आप मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो? इसीलिए आपको मुझे लैंडलाइन पर भी कॉल करना पड़ा। मिस शैली भला को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, ये बात तो आप जान ही गए हैं। आपके कहने पर मैंने शैली के खिलाफ चीटिंग का केस किया था, लेकिन अब पुलिस मुझसे सवाल जवाब करने के लिए कॉल पर कॉल कर रही है। आप कुछ कहते क्यों नहीं, बोलिए। कॉल पर दूसरी तरफ ध्रुव कैलाश है। उसने दादाजी को सब कुछ बता दिया है। ध्रुव कैलाश ने ही अभिमान के कहने पर शैली के खिलाफ चीटिंग का केस किया है और इसीलिए पुलिस शैली को गिरफ्तार करके ले गई है। दादाजी ने ध्रुव से बिना कुछ कहे ही कॉल काट दी और वहां से चले गए। थोड़ी देर में अभिमान की मीटिंग भी खत्म हो गई। अभिमान अपने कैबिन में आया तो देखा दादाजी नहीं है। उसने मिस रोजी को बुलाया और पूछा, क्या दादाजी कुछ कहकर गए हैं?
मिस रोजी ने कहा, नहीं सर, हमें तो ये भी नहीं मालूम वो कब चले गए। अभिमान ने अपना फोन देखा तो उसमें ध्रुव कैलाश की 10 मिस्ड कॉल थी। उसने ध्रुव कैलाश को कॉल बैक किया और उससे कहा, आई एम सो सॉरी मिस्टर ध्रुव, एक्चुअली मैं एक जरूरी मीटिंग में था। अभिमान आगे कुछ कहता उससे पहले ही ध्रुव ने कहा, इट्स ओके मिस्टर सिंघानिया, लेकिन लैंडलाइन पर जब मैंने आपसे बात की तो आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे थे? अभिमान ध्रुव की बातें सुनकर हैरान रह गया। अभिमान को यह यकीन हो गया कि ध्रुव की सारी बातें दादाजी ने सुन ली है। अभिमान ने ध्रुव से कुछ नहीं कहा और फोन काट दिया। अचानक से अभिमान का फोन कटने से ध्रुव परेशान हो गया। तभी उसका फोन बजता है और दूसरी तरफ से आवाज आती है, बरखुरदार, जितनी तुम्हारी उम्र है उतना हमारा इस खेल में तजुर्बा है, इसलिए चाहे किसी के कहने पर भी तुमने शैली को जेल में डाला हो, हमारे कहने से उसके खिलाफ जो कंप्लेन की है उसे वापस ले लो। तुम्हारे और तुम्हारे बिजनेस दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा। ध्रुव को रुद्र सिंघानिया यानी अभिमान के दादाजी ने ही कॉल किया है। तभी दादाजी ने फोन ध्रुव के डैड को दे दिया और उन्होंने कहा, ध्रुव, क्या हो गया है तुम्हें? सुना नहीं मिस्टर रुद्र सिंघानिया ने क्या कहा है? शैली को अभी जेल से बाहर निकालो। और ऐसी बेवकूफी करने की जरूरत क्या थी तुम्हें? मुझसे एक बार पूछा क्यों नहीं? ध्रुव चुपचाप अपने पिता की बात सुनता रहा और हाँ में जवाब दिया और फौरन ही पुलिस वाले को कॉल किया और कहा, मेरे साथ चीटिंग करने वाली शैली भल्ला नहीं है, मैं उनके खिलाफ किए गए कंप्लेंट वापस लेता हूँ। इतना कहकर ध्रुव ने कॉल काट दी। थोड़ी ही देर में अभिमान ने ध्रुव को कॉल किया और ध्रुव ने उसे सब कुछ बता दिया। ये सुनकर अभिमान ने कॉल काट दी। पुलिस स्टेशन में शैली को रिसीव करने के लिए शैली की दादी माँ, उसके पेरेंट्स और विपिन भी आया हुआ है। शैली ने एक रात पुलिस स्टेशन के अंदर बिताई है, जिसे भूलना उसके लिए बहुत मुश्किल है। शैली बहुत गुस्से में है। शैली के बाहर निकलते ही उसकी मॉम ने उसे गले से लगा लिया। शैली की दादी माँ ने उससे कहा, शैली, अब मैं तुम्हें किसी और मुसीबत में गिरते हुए नहीं देख सकती और ना ही भल्ला ग्रुप का नाम खराब होने दे सकती हूँ। शैली अपने पूरे परिवार के साथ वहां से चली गई। सिंघानिया मेंशन में अभिमान दादाजी से बात कर रहा है और उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है कि उसने ऐसा क्यों किया था। अभिमान ने अपनी सफाई देते हुए कहा, दादाजी, शुरुआत शैली ने की थी। उसने ही ध्रुव कैलाश को हमारे खिलाफ भड़काकर हमारा प्रोजेक्ट हमसे छीना था। मिस्टर रुद्र सिंघानिया ने कहा, कोई चाहे जो करे, सिंघानिया ग्रुप का अपना एक रुतबा है, एक स्टेटस है। एक प्रोजेक्ट के चले जाने से सिंघानिया ग्रुप को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन जो घटिया हरकत तुमने की है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। आगे कभी कुछ ऐसा हुआ तो तुम सिंघानिया ग्रुप का सीईओ कभी नहीं बन पाओगे, समझे? अभिमान को डांट लगाकर दादाजी वहां से चले गए। अभिमान दादाजी की डांट सुनकर उदास हो गया। तभी रोनिता ने उसे कॉल किया और कहा, अभिमान, मिस्टर रॉबिन। अभिमान ने पूछा, क्या हुआ मिस्टर रॉबिन को? रोनिता ने कहा, उनके पीए ने कॉल किया था और कहा कि वो इंडिया नहीं आ रहे हैं और उन्होंने हमारे साथ डील भी कैंसिल कर दी है। रोनिता ने उदासी से कहा। रोनिता की बात सुनकर अभिमान ने कहा, लेकिन ऐसा क्यों? मिस्टर रॉबिन की तो आज सुबह की फ्लाइट थी, उन्हें तो अब तक उतर जाना चाहिए था। आखिर क्या हुआ मिस्टर रॉबिन को? क्यों उन्होंने अभिमान के साथ डील कैंसिल कर दी? क्या सच में वो इंडिया नहीं आए? और अगर आए तो अभिमान से क्यों नहीं मिले? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट बिलियनियर। यह एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। रोजाना नए रोमांचकारी एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन कर लीजिए और सुनिए पूरी सीरीज बिल्कुल फ्री में। सीक्रेट बिलियनियर एपिसोड 38। शैली जेल से बाहर आ चुकी है। उसके दिल में अभिमान के लिए अंगारे दहक रहे हैं। उसी दादी माँ ने बता दिया कि उसको जेल पहुंचाने में अभिमान का ही हाथ था, लेकिन उसने ध्रुव के जरिए ऐसा किया था। शैली ने जब अगली सुबह अखबार पढ़ा तो वो हैरान रह गई। हर खबर के फ्रंट पेज पर सिर्फ और सिर्फ एक ही खबर है और वो है शैली के जेल जाने की। भल्ला ग्रुप के बारे में भी बहुत कुछ गलत खबरें अखबारों में छपी हुई हैं। सोशल मीडिया पर भी शैली और भल्ला फैमिली के बारे में बुरी बुरी खबरें वायरल हो रही हैं।
ये सब देखकर शैली का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। शैली ने तुरंत अभिमन्यु को कॉल किया और उससे कहा, कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे मिलना है अभी, इट्स अर्जेंट। अभिमन्यु ने जवाब दिया, क्या हुआ? इतनी सुबह सुबह क्या हुआ है? शैली ने जवाब दिया, मेरा सर गुस्से से फटा जा रहा है अभिमन्यु। जब तक मैं अभिमान को वही बेइज्जती नहीं दे देती, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। अभिमन्यु ने शैली से कहा, बस इतनी सी बात, 1-2 घंटे रुक जाओ, तुम्हें खुद ही सुकून मिल जाएगा। शैली ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? अभिमन्यु ने शैली से कहा, तुमने तो कहा था कि विपिन किसी काम का नहीं है, लेकिन इस बार उसने ऐसा काम किया है कि तुम उसकी तारीफें करते नहीं थकने वाली। शैली ने हैरानी से पूछा, तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा सुनो, 30 मिनट में मुझे विपिन के कैफे में मिलो। इतना कहकर शैली ने फोन काट दिया और रेडी होने लगी। सिंघानिया ऑफिस में अभिमान अपने कैबिन में गुस्से में चीजों को इधर उधर पटक रहा है। रोनिता ने उससे कहा, अभिमान कूल डाउन। अभिमान ने गुस्से से कहा, व्हाट कूल डाउन रोनिता? तुम जानती तो हो मिस्टर रॉबिन हमारे लिए कितने खास थे। अचानक से उन्होंने अपना फोन बंद कर लिया, हमारी करोड़ों की डील कैंसिल कर दी, और तुम्हारा भी तो सपना था उनके साथ काम करने का। ये सब आखिर हुआ कैसे? रोनिता ने कहा, आई डोंट नो अभिमान, मैंने तो शर्मा जी को भेजा था उन्हें रिसीव करने के लिए, लेकिन उन्हें वो मिले ही नहीं। अभिमान ने कहा, शर्मा को बुलाओ अभी के अभी। रोनिता ने शर्मा जी को बुलाया, जो सिंघानिया ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में मैनेजर है। शर्मा जी आए और उसने अभिमान के सवाल का जवाब देते हुए कहा, सर मैं उन्हें लेने के लिए एयरपोर्ट गया था, उनके नाम का बोर्ड भी मैंने लिया हुआ था, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिले। अभिमान ने शर्मा को कुछ नहीं कहा और जाने दिया। अभिमान अपनी चेयर पर सर पकड़कर बैठ गया। रोनिता उसके पास आई और उससे कहा, अभिमान इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। आई एम श्योर उन्हें कोई ना कोई काम आ गया होगा एंड वो हमें बता नहीं पाए होंगे। अभिमान ने कहा, रोनिता अगर ऐसी बात थी तो उन्होंने डील क्यों कैंसिल की? उन्हें कोई काम था तो वो हमसे कह सकते थे। आई एम श्योर इन सब के पीछे भी उस शैली का ही हाथ है। रोनिता ने अभिमान को समझाया और कहा, अभिमान पहले मिस्टर रॉबिन से सही से बात तो हो जाए, फिर हम किसी को ब्लेम कर सकते हैं ना। और मिस्टर रॉबिन के बारे में तुम और मैं, बाकी कोई नहीं जानता। रोनिता ने अभिमान को काम डाउन किया और अभिमान का गुस्सा थोड़ा हल्का हो गया। शैली अभिमन्यु से मिलने के लिए विपिन के कैफे गई। शैली को वहां देखकर विपिन के मैनेजर ने तुरंत ही विपिन को कॉल किया और उसे वहां बुला लिया। जब विपिन को पता चला कि शैली उसके कैफे आई है, तो वो फौरन ही कैफे में आ पहुंचा। विपिन ने कैफे आकर देखा कि शैली एक टेबल पर बैठी हुई कॉफी पी रही है। विपिन शैली के पास गया और उससे बोला, मुझे मालूम था तुम एक दिन मुझसे मिलने खुद मेरे कैफे आओगी। विपिन को देखकर शैली अचानक से डर गई। शैली कुछ कहती इससे पहले ही पीछे से अभिमन्यु ने आवाज लगाई और एक कुर्सी पर आकर बैठ गया। अभिमन्यु को देखकर विपिन का चेहरा उदास हो गया। शैली ने विपिन से कहा, विपिन हम तुम्हारे कैफे आए हैं, हमें कुछ खिलाओगे नहीं? शैली की फरमाइश को भला विपिन कैसे मना कर सकता है। उसने वेटर को बुलाया और कुछ ऑर्डर करने के लिए कहा। शैली इस बहाने से विपिन को वहां से भगाना चाहती थी, लेकिन विपिन भी बहुत जिद्दी है, वहां से 1 इंच नहीं हिला। शैली ने अभिमन्यु से कहा, अभिमन्यु सच सच बताओ, तुमने अभिमान के खिलाफ कोई प्लान किया है या नहीं? अभिमन्यु ने हंसकर कहा, प्लान एग्जीक्यूट भी हो गया मैडम, और उसका असर तुम्हें बहुत जल्दी देखने को भी मिलेगा। अभिमन्यु सारा क्रेडिट खुद ही लिए जा रहा है। अपनी अहमियत जताने के लिए विपिन भी बीच में कूद पड़ा और बोला, अभिमन्यु के बस का कुछ भी नहीं था, ये तो मेरी वजह से हुआ जो कुछ हुआ। इधर विपिन के कैफे में बैठकर अभिमन्यु, शैली और विपिन अभिमान के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया ऑफिस में बैठा अभिमान परेशान है कि आखिर मिस्टर रॉबिन के साथ क्या हुआ। तभी अचानक से रोनिता आई और
उसने कहा, अभिमान, क्या तुमने ट्विटर चेक किया? अभिमान ने घबराती हुई रोनिता को देखते हुए पूछा, नहीं, क्या हुआ रोनिता? व्हाट हैपेंड? रोनिता ने जवाब दिया, मिस्टर रॉबिन का ट्वीट देखो। अभिमान ने जैसे ही ट्विटर ओपन किया तो उसे ट्विटर पर बैन सिंघानिया ग्रुप, शेम ऑन मिस्टर अभिमान सिंघानिया जैसे हैशटैग ट्रेंड होते दिखाई दिए। जब अभिमान मिस्टर रॉबिन का ट्वीट पढ़ा तो वो हैरान रह गया। मिस्टर रॉबिन ने ट्वीट में लिखा, मेरा पहला भारत दौरा बहुत खराब रहा। मेरा सिंघानिया ग्रुप के साथ पहला प्रोजेक्ट था, लेकिन एयरपोर्ट पर ही मुझे उनकी असलियत का पता चल गया। उनके एक एम्प्लॉय ने मेरे साथ ना सिर्फ बदतमीजी की बल्कि मुझे चोट पहुंचाने की भी कोशिश की, मुझसे पैसे ऐंठे। क्या किसी मेहमान के साथ ये बिहेवियर होता है आपके यहाँ? अभिमान मिस्टर रॉबिन का ट्वीट पढ़कर दंग रह गया। उसे समझ नहीं आया कि आखिर मिस्टर रॉबिन के साथ किसने बदतमीजी की। अभिमान ने एक बार फिर से मिस्टर शर्मा को बुलाया और इस बार उनसे सख्ती से पूछा कि वो मिस्टर रॉबिन से मिले थे या नहीं, लेकिन इस बार भी शर्मा ने ना में सिर हिला दिया। अभिमान ने शर्मा को बहुत बुरा सुनाया और उसे वहां से भेज दिया। सिंघानिया ग्रुप का नाम बदनाम हो रहा है। हर जगह सोशल मीडिया पर यही खबर छाई हुई है। अभिमान ने मिस्टर रॉबिन के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। उसके बाद अभिमान के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने एयरपोर्ट जाकर कैमरा फुटेज निकालने का प्लान किया। रोनिता ने अपनी कुछ एजेंट्स को कॉल किया और उनसे कहा, एयरपोर्ट पर जाकर टर्मिनल नंबर 4 की सुबह 6 बजे की सारी फुटेज लेकर आओ और अगर किसी तरह की कोई भी परेशानी आए तो मुझे कॉल करना। बाकी मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी से एक ऑफिशियल मेल करवा देती हूँ। इतना कहकर रोनिता ने फ़ोन काट दिया। अभिमान और रोनिता ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मिस्टर रॉबिन से एयरपोर्ट पर किसने बदतमीजी की थी। विपिन के कैफे में बैठे हुए शैली और अभिमन्यु अभिमान और उसकी कंपनी के बारे में जो कुछ सोशल मीडिया पर चल रहा है उसे पढ़कर खूब हंस रहे हैं। विपिन भी उन्हीं दोनों के साथ मिलकर अभिमान की बदनामी का जश्न मना रहा है। शैली ने अभिमन्यु से कहा, अब जाकर मेरे दिल को सुकून मिला, क्यों ना इस बात पर जश्न हो जाए। अभिमन्यु को शैली का आइडिया अच्छा लगा और उसने कहा, ठीक है, लेकिन आज हम पब चलेंगे, बहुत दिन हुए मुझे पब जाए हुए। शैली और अभिमन्यु की बातों के बीच में विपिन भी कूद पड़ा और बोला, ठीक है, मैं शैली को लेकर 8 बजे तक पब एरेना आ जाऊंगा। विपिन की बात सुनकर शैली ने कहा, पहली बात तो ये, मैं खुद जा सकती हूँ, और दूसरी बात ये, हम पब एरेना नहीं जाएंगे, हम पब हेरिटेज जाएंगे। इतना कहकर शैली ने अपना बैग उठाया और अभिमन्यु को बाय कहकर वहां से चली गई। रोनिता को एयरपोर्ट की फुटेज मिल गई। अभिमान ने भी वो फुटेज देखी। फुटेज में जो शख्स मिस्टर रॉबिन के साथ मुलाकात करता नजर आ रहा है वो सिंघानिया ऑफिस में काम ही नहीं करता, लेकिन वो आखिर है कौन, ये भी रोनिता और अभिमान को पता नहीं चल पा रहा। अभिमान ने उस शख्स के बारे में और भी जानकारी इकट्ठा करने के बारे में रोनिता से कहा, कौन है वो शख्स जो एयरपोर्ट पर मिस्टर रॉबिन से मिला? क्या अभिमन्यु ने ही उस शख्स को भेजा था? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट बिलियनेयर। ये एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रोज़ाना नए रोमांचकारी एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन कर लीजिएगा और सुनिए पूरी सीरीज बिल्कुल फ्री में। सीक्रेट बिलियनेयर एपिसोड 39। अभिमान ने एयरपोर्ट पर कैमरा फुटेज देखने के लिए कुछ लोगों को भेजा हुआ है। उसकी टीम एयरपोर्ट पर पहुंची तो उसे मालूम हुआ कि मिस्टर रॉबिन के साथ बदतमीजी करने वाला शख्स तो सिंघानिया ग्रुप का एम्प्लॉय है ही नहीं। अभिमान ने मिस्टर रॉबिन को कॉल करने की कोशिश की ताकि उन्हें क्लैरिटी दे सके, लेकिन उन्होंने अभिमान का कॉल पिक नहीं किया। रोनिता ने अभिमान को एयरपोर्ट की फुटेज देते हुए कहा, अभिमान, ये रही वो फुटेज जो हमारे एम्प्लॉयज एयरपोर्ट से लेकर आए हैं। तो मिस्टर रॉबिन को इन फुटेज के साथ एक मेल भेज दो, अगर उन्होंने देख ली तो वो खुद ही कॉल बैक कर देंगे। अभिमान ने रोनिता से कहा, मुझसे नहीं होगा रोनिता, एक काम करो, तुम ही ये मेल कर दो मिस्टर रॉबिन को और उन्हें समझा भी देना कि जो शख्स इस फुटेज में दिखाई दे रहा है वो हमारा शख्स नहीं है, वो हमारा एम्प्लॉय है ही नहीं।
अभिमान के कहने पर रोनिता ने मिस्टर रॉबिन को एयरपोर्ट की फुटेज के साथ एक मेल कर दिया। साथ में ये भी लिखा कि जो शख्स उन फुटेज में दिखाई दे रहा है और जिसने मिस्टर रॉबिन के साथ बदतमीजी की थी वो सिंघानिया ग्रुप का एम्प्लॉय नहीं है। अभिमान ने आगे कहा, रोनिता अगर इस बार इन सब में शैली का हाथ हुआ ना तो देखना तुम मैं उसके साथ क्या करता हूँ। दोपहर में शैली को विपिन ने कॉल किया और कहा, शैली पब के लिए कितने बजे निकलोगी तुम? मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। शैली ने विपिन से कहा, विपिन उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास मेरी गाड़ी है, मैं खुद आ जाऊंगी, तुम बस टाइम से पहुंच जाना। इतना कहकर शैली ने उसका कॉल काट दिया। विपिन शैली को मनाने की पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन वो तो विपिन की बात सुनने को ही तैयार नहीं है। सिंघानिया ऑफिस में अभिमान के साथ रोनिता भी मिस्टर रॉबिन को लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर सिंघानिया ग्रुप के बारे में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। दादाजी ने अभिमान को कॉल किया और कहा, अभिमान ये सब क्या चल रहा है? तुमने सोशल मीडिया न्यूज में देखा है हमारी कितनी बदनामी हो रही है? अभिमान ने दादाजी से कहा, दादाजी आप भी जानते हैं हमारी कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय किसी भी गेस्ट के साथ ऐसा नहीं कर सकता। दादाजी ने अभिमान से कहा, ये बातें कहने में अच्छी लग रही हैं लेकिन किस किस को समझाएंगे हम? ये खुद मिस्टर रॉबिन ने सिंघानिया ग्रुप के नाम से ट्वीट किया है, इसमें हमारी ही बदनामी है। अभिमान अभी दादाजी से बात कर ही रहा है कि तभी अभिमान को मिस्टर रॉबिन के मेल का रिप्लाई आया। अभिमान ने दादाजी से कहा, तो दादाजी मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। इतना कहकर अभिमान ने कॉल काट दिया। अभिमान ने रोनिता को बुलाया और कहा, रोनिता मिस्टर रॉबिन का मेल आया है। रोनिता ने एक्साइटमेंट में पूछा, क्या उन्होंने हमारा मेल देख लिया? अभिमान ने कहा, हाँ उन्होंने वो फुटेज देख ली है लेकिन फिर भी उन्हें यकीन नहीं हो रहा। अभिमान रोनिता से बात कर ही रहा है कि तभी अभिमान का फोन बजा। अभिमान ने जब अपना फोन उठाकर देखा तो उस पर मिस्टर रॉबिन का नाम शो हो रहा है। अभिमान ने फोन उठाया और कहा, मिस्टर रॉबिन आपके साथ जो कुछ हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ लेकिन आप एक बार मेरे साथ बात तो करिए। आपने डील कैंसिल कर दी और ट्वीट भी कर दिया। आपके उस एक ट्वीट की वजह से जानते हैं हमारी कंपनी को कितना नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ से मिस्टर रॉबिन ने कहा, मिस्टर अभिमान मेरी जगह आप होते तो आप भी वही करते। एयरपोर्ट पर जो शख्स मिला उसने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की और उसने कहा था कि वो आपका एम्प्लॉय है। उसके पास सिंघानिया ग्रुप का आईडी कार्ड भी था, फिर मैं कैसे ना धोखा खाता। अभिमान ने मिस्टर रॉबिन से कहा, मिस्टर रॉबिन एक बार अगर हम मीटिंग करें तो शायद इस मामले को सॉल्व कर पाएंगे। इनफैक्ट हमारी डील के लिए ये बहुत जरूरी है। अभिमान की बात सुनकर मिस्टर रॉबिन ने कहा, मिस्टर अभिमान मेरे लिए भी ये डील बहुत जरूरी है। इवन आपके साथ काम करने के लिए मैं कब से इंतजार कर रहा था। ठीक है आप हमारी एक मीटिंग फिक्स कर लीजिए, मैं कल आपसे मिलूंगा और इस बार आपको बहुत ध्यान रखना होगा। मिस्टर रॉबिन की बात सुनकर अभिमान बहुत खुश हुआ और उसने कहा, थैंक यू सो मच मिस्टर रॉबिन, थैंक यू सो मच। आप इस बार फिक्र मत करिए, आपको लेने के लिए मैं खुद आऊंगा एयरपोर्ट। इतना कहकर अभिमान ने फोन काट दिया और रोनिता को खुशखबरी सुनाई। मिस्टर रॉबिन के एक बार फिर से वापस इंडिया आने की खबर सुनकर रोनिता को भी बहुत खुशी हुई। अभिमान ने रोनिता से कहा, रोनिता इस बार मिस्टर रॉबिन के आने की खबर किसी को नहीं लगनी चाहिए, सिर्फ तुम और मैं ये बात जानते हैं, किसी तीसरे को ये मालूम नहीं होना चाहिए। मिस्टर रॉबिन के साथ एक बार बात फाइनल हो जाए फिर इस मामले की तह तक जाएंगे, क्योंकि मैं मुजरिम को ऐसे तो नहीं जाने देने वाला। अभिमान अब कुछ रिलैक्स लग रहा है। ये देखकर रोनिता ने कहा, अब जब मिस्टर रॉबिन एक बार फिर से हमसे मिलने के लिए आ ही रहे हैं तो क्यों ना हम एक छोटा सा सेलिब्रेशन कर लें। अभिमान ने कहा, रोनिता पागल हो गई हो तुम, अभी सब कुछ ठीक नहीं हुआ है, सेलिब्रेशन की बात कहाँ से आ गई? ना तो मिस्टर रॉबिन को परेशान करने वाले का पता चला है और ना ही सोशल मीडिया से हमारे बारे में नेगेटिविटी खत्म हुई है। रोनिता ने अभिमान को समझाया और कहा, अभिमान सब ठीक हो जाएगा, इतना ज्यादा मत सोचो। कल हमारी मीटिंग के बाद तो मिस्टर रॉबिन खुद ही ट्विटर पर सब कुछ क्लियर कर देंगे।
और अगर हम इतने ज़्यादा टेंस्ड लगेंगे तो सबको वाकई में लगेगा कि हमने कुछ किया है। सबको दिखना चाहिए कि हम रिलैक्स हैं क्योंकि हमने कुछ नहीं किया, इसीलिए सेलिब्रेशन तो बनता है। रोनिता की बात सुनकर अभिमान ने कहा, कल की कल देखेंगे, आज सच में मेरा मूड नहीं है। रोनिता का मुंह बन गया और वो उदास हो गई। रोनिता की उदासी अभिमान को अच्छी नहीं लगी, लेकिन वो ऐसे सेलिब्रेट करने के मूड में भी नहीं है। लेकिन फिर भी रोनिता की खुशी के लिए उसने कहा, अच्छा ठीक है ना, अगर तुम कहती हो तो चलते हैं, बताओ कहाँ चलना है। रोनिता का चेहरा खिल उठा और उसने मुस्कुराते हुए कहा, आज पब चली। अभिमान ने कहा, ठीक है, लेकिन कौन से पब? रोनिता ने कहा, वो मैं तुम्हें शाम को बताऊंगी, तुम बस 8 बजे तैयार रहना और मुझे लेने के लिए आ जाना। इतना कहकर अभिमान और रोनिता दोनों ही मुस्कुराने लगे। अभिमान को दादाजी ने फिर से कॉल किया। अभिमान ने उनका फोन उठाया और कहा, आई एम सो सॉरी दादाजी, मैं आपको कॉल करने ही वाला था। दादाजी ने कहा, कोई बात नहीं, मैंने कर लिया, तुम शायद बिजी हो। दादाजी की बातें सुनकर अभिमान को बहुत शर्मिंदगी हुई और उसने कहा, दादाजी ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली मिस्टर रॉबिन से बात हो रही थी, उनके साथ कल मीटिंग है। मैंने आपसे कहा था ना, मैं सब ठीक कर दूंगा, वो फिर से हमसे मिलने आ रहे हैं। अभिमान की बात सुनकर दादाजी ने राहत की सांस ली और कहा, चलो शुक्र है, अब जो कुछ सोशल मीडिया पर चल रहा है उसे भी रुकवाओ, इससे हमारे नाम पर बहुत असर हो रहा है। और हाँ, परसों संडे है, याद है ना, तुम्हारी और रोनिता की एंगेजमेंट है, उससे पहले ये सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। एंगेजमेंट की बात सुनकर अभिमान चुप हो गया और हल्की आवाज में बोला, जी दादाजी, याद है। दादाजी ने अभिमान से कहा, रोनिता बेटी को कॉल दो। अभिमान ने फोन रोनिता को दे दिया, जिसके बाद दादाजी ने उससे कहा, रोनिता बेटा, एंगेजमेंट के लिए शॉपिंग पर कब जा रही हो? रोनिता शर्मा गई और बोली, जी दादाजी, वो बस कल मिस्टर रॉबिन के साथ मीटिंग के बाद हम चले जाएंगे। एक्चुअली अभिमान बहुत टेंशन में था, इसीलिए ये सब सोच ही नहीं पाए। दादाजी ने रोनिता से कहा, ठीक है, अपनी पसंद की शॉपिंग कर लेना, अब मैं फोन रखता हूँ। इतना कहकर दादाजी ने फोन काट दिया। शाम के 6 बज रहे हैं। शैली तैयार हो रही है। विपिन उसे बार बार फोन कर रहा है, लेकिन शैली ने उसका कॉल पिक नहीं किया। विपिन शैली के घर के बाहर आकर उसका इंतजार करने लगा। शैली तैयार होकर बाहर निकली तो विपिन को देखकर हैरान रह गई। तभी पीछे अभिमन्यु भी कार लेकर आ गया। शैली ने विपिन से कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं आ जाऊंगी, फिर भी तुम मुझे लेने आ गए। अभिमन्यु को देखकर विपिन को बहुत गुस्सा आया और उसने शैली से कहा, शैली, अगर मुझे मना किया गया था तो ये लंगूर क्या कर रहा है यहाँ? शैली ने विपिन से कहा, लंगूर तो तुम लग रहे हो, ध्यान से देखो, वो मेरी ही गाड़ी है, सर्विस करने भेजी थी, अभिमन्यु से कहा था लाने के लिए, वही लेकर आया है, तुम्हें तो समझाना ही बेकार है। इतना कहकर शैली अभिमन्यु के साथ कार में बैठकर वहां से चली गई। उन दोनों के पीछे पीछे गुस्से के घूंट पीते हुए विपिन भी चला गया। हेरिटेज पब के बाहर रोनिता और अभिमान की कार आकर रुकी। दोनों कार से निकले और गाड़ी की चाबी गार्ड को दे दी कार पार्किंग करने के लिए। अभिमान और रोनिता पब के गेट पर ही थे कि तभी वहां अभिमन्यु के साथ शैली भी आ गई। शैली ने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकली। अभिमान की नजर शैली पर पड़ी और शैली ने भी अभिमान के साथ रोनिता को देख लिया। अभिमन्यु कार से बाहर नहीं निकला। पीछे से विपिन भी आ गया। शैली को देखकर रोनिता ने अभिमान का हाथ और कसकर पकड़ लिया। ये देखकर शैली को बहुत गुस्सा आया। तभी पीछे से विपिन ने आकर शैली की कमर पकड़ ली। विपिन का हाथ शैली की कमर पर देखकर अभिमान को भी गुस्सा आ गया। अभिमान रोनिता के साथ अंदर चला गया और शैली ने विपिन का हाथ अपनी कमर से हटा दिया और वहां से अंदर चली गई। क्या होगा आगे? क्या शैली और अभिमान एक दूसरे से बात करेंगे या फिर होने वाला है कोई बड़ा हंगामा? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट बिलियनेयर। ये एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।
रोजाना नए रोमांचकारी एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन कर लीजिएगा और सुनिए पूरी सीरीज बिल्कुल फ्री में। सीक्रेट बिलियनेयर एपिसोड 40। हेरिटेज पब में अभिमान और शैली दोनों ही आए हुए हैं। अभिमान के साथ रोनिता है, तो वहीं शैली भी विपिन और अभिमन्यु के साथ पब आई हुई है। रोनिता शैली को देखकर अभिमान के और ज्यादा करीब जाने लगी। अभिमान शैली को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है और ना ही वो एंजॉय कर पा रहा है। रोनिता ने उससे पूछा, क्या हुआ अभिमान? अभिमान ने कहा, कुछ नहीं रोनिता, मेरा मन नहीं लग रहा। आई थिंक हमें यहाँ से चलना चाहिए। रोनिता ने कहा, अभिमान, हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं। शैली को देखकर हम अपना इरादा कैसे बदल सकते हैं? अभिमान शैली को इस तरह से विपिन के साथ देखकर बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था। शैली विपिन के साथ डांस कर रही है। अभिमान की नजर शैली की तरफ जमी हुई है और शैली भी अभिमान को इस तरह से देखकर और ज्यादा जेलस करने की कोशिश कर रही है। रोनिता भी अभिमान के साथ डांस फ्लोर पर उतर जाती है और दोनों डांस करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद एक अनाउंसमेंट होती है। डीजे अनाउंस करता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम मिस्टर अभिमान सिंघानिया एंड हिज फियांसे मिस रोनिता। अभिमान ने रोनिता के लिए कुछ स्पेशल प्लान किया है, लेकिन शैली को देखकर वो ये सब कुछ भूल ही गया था। डीजे ने आगे कहा, होने वाले मिसेस सिंघानिया यानी मिस रोनिता के लिए ये खास अरेंजमेंट्स खुद मिस्टर अभिमान ने किए हैं। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर सिंघानिया एंड ऑल्सो मिस रोनिता के लिए मिस्टर अभिमान ने एक सरप्राइज भी रखा है, जिसे वो खुद यहाँ आकर अनाउंस करने वाले हैं। डीजे के इतना कहते ही पूरे पब में तालियों की गड़गड़ाहट बजने लगी और सबकी नजरें रोनिता पर जा टिकी। रोनिता की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। रोनिता शैली को देख देख कर इतराने लगी, मानो उसे बता रही हो कि उसकी क्या वैल्यू है। शैली ये सब देखकर चल रही है और गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचे खड़ी है। अभिमान ने डीजे के पास जाकर माइक लिया और कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं अपनी होने वाली मंगेतर को तोहफे में एक ऐसी चीज देना चाहता हूँ जो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ही है। सिंघानिया ग्रुप का एक नया टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ और उसकी हेड डिजाइनर मेरी फियांसे मिस रोनिता होंगी। रोनिता के लिए शुरू किए गए अपने नए वेंचर के बारे में अभिमान ने सबके सामने ऐलान कर दिया। रोनिता इन सबसे अनजान थी और अभिमान पहले से ही प्लानिंग कर रहा था। अभिमान और रोनिता को देखकर जलन के मारे शैली का पारा हाई हो गया। शैली शराब पीने लगी और पैग पर पैग चढ़ाने लगी। रोनिता और अभिमान हाथों में हाथ डाले डांस कर रही है। शैली उन्हें देखकर जल रही है। तभी वहां अभिमन्यु आ जाता है। अभिमान की नजर अभिमन्यु पर पड़ जाती है। अभिमन्यु को शैली के साथ देखकर अभिमान बहुत हैरान होता है। अभिमान का सारा एंजॉयमेंट खराब हो गया। अभिमन्यु शैली को उदास देखता हुआ उससे पूछता है, क्या हुआ है शैली? अभिमन्यु के सवाल पर शैली ने कहा, जरा देखो तो उन दोनों को कैसे हंस हंस कर एंजॉय कर रहे हैं। अभिमन्यु ने अभिमान और रोनिता की तरफ देखा और फिर शैली से कहा, अरे तो वो लोग एंजॉय कर रहे हैं तो तुम क्यों परेशान हो? हम भी यहाँ एंजॉय करने ही आए हैं। शैली ने कहा, तुम्हें नहीं मालूम, अभिमान ने रोनिता के लिए नए बिजनेस की शुरुआत की है। जो मेरा हक था उस पर ये रोनिता ऐश कर रही है। अभिमन्यु ने शैली से कहा, शैली तुम शायद भूल गई हो, जिसके साथ ये बिजनेस करने की सोच रहे हैं उन्होंने ट्वीट पर सिंघानिया ग्रुप के बारे में कितना कुछ लिखा है। वो अब इनके साथ दोबारा बिजनेस नहीं करने वाले, सो जस्ट चिल। शैली जो अभी तक अभिमान और रोनिता को देखकर जेलस हो रही थी, वो ये भूल ही गई कि सिंघानिया ग्रुप के साथ मिस्टर रॉबिन ने डील ही कैंसिल कर दी है। जब शैली को यह एहसास हुआ तो उसने अभिमन्यु के साथ डांस करना शुरू कर दिया। अभिमन्यु और शैली एक साथ डांस करने लगे। उन्हें डांस करता हुआ देखकर अभिमान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अभिमन्यु को शैली के साथ देखकर अभिमान बहुत गुस्से में आ गया, लेकिन वो रोनिता की खुशी को खराब भी करना नहीं चाहता।
अभिमन्यु और शैली एक साथ डांस करने लगी, जिन्हें देखकर सिर्फ अभिमान ही नहीं बल्कि विपिन को भी बहुत बुरा लग रहा है। विपिन भी गुस्से में एक के बाद एक पैग लगाए जा रहा है। शैली और अभिमान भी काफी ज्यादा पी चुके हैं। रोनिता अभिमान को संभालने की कोशिश कर रही है, तो वहीं अभिमन्यु शैली को संभाल रहा है। शैली ने अभिमान की तबाही के बारे में सोच सोच कर इतनी ज्यादा पी ली है, तो वहीं अभिमान अभिमन्यु के आ जाने से परेशान है और पैग पर पैग पी रहा है। रोनिता अभिमान को कॉर्नर में ले जाती है और उसे किस करती है। शैली ये देख लेती है। रोनिता और अभिमान को किस करता देख शैली को और गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने एक शराब की बोतल को डांस फ्लोर पर पटक कर तोड़ दिया, जिसकी आवाज से हर कोई हैरान रह गया और सबका ध्यान शैली की तरफ आ जाता है। शैली ने पब में एक अच्छा खासा ड्रामा क्रिएट कर दिया। नशे में धुत शैली ने कहा, यू ब्लडी अभिमान, अपने आप को समझते क्या हो तुम? मेरे साथ चीटिंग की है तुमने। शैली की तरफ सबके कैमरे आ गए। हर कोई शैली की उस हरकत को कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा है। रोनिता ने आगे बढ़कर शैली को जवाब दिया, यू जस्ट शट अप। अभिमान मेरा फियांसे है और उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी। शैली ने रोनिता की बातों का जवाब देते हुए कहा, तुम्हारा फियांसे वो बाद में है, पहले मेरा हस्बैंड रह चुका है और मैं कहूंगी उसने मेरे साथ धोखा किया है। रोनिता और शैली के बीच बहुत बुरी लड़ाई हो रही है। उधर अभिमान को कुछ भी होश नहीं। अभिमन्यु शैली को संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शैली नशे में धुत है और किसी की भी नहीं सुन रही है। उधर विपिन भी नशे में टुन्न हो चुका है और हाथ में शराब की बोतल लिए अभिमान के साथ एक टेबल पर बैठा शैली और रोनिता की लड़ाई को देख रहा है। अभिमान और विपिन नशे में इतने ज्यादा टुन्न है कि उन्हें ये भी समझ नहीं आ रहा कि वो दोनों एक साथ एक ही टेबल पर बैठकर रोनिता और शैली की लड़ाई को एंजॉय कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु शैली को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रोनिता के साथ उसकी लड़ाई और अगली होती जा रही है। शैली ने आगे रोनिता से कहा, तुम्हारे जैसी लड़कियां सेकेंड हैंड हस्बैंड ही डिजर्व करती हैं। मेरी जूती के बराबर भी नहीं हो तुम, समझी? शैली की बातें सुनकर रोनिता को भी गुस्सा आ गया। शैली तो फिर भी नशे की हालत में है और ये सब कह रही है, लेकिन रोनिता तो सब कुछ होश और हवास में ये सब कुछ कह रही है। रोनिता ने शैली की बातों का जवाब देते हुए कहा, अभिमान को खुश रखना तुम्हारे बस का तो है नहीं। अरे अभिमान तो क्या, तुम किसी के साथ भी शादी करने के लायक नहीं हो। कोई भी लड़का तुमसे शादी नहीं करेगा। कोई भी लड़का शादी तो दूर, एंगेजमेंट तक नहीं करेगा। इधर रोनिता और शैली लड़ाई कर रहे हैं, तो वहीं विपिन और अभिमान एक ही टेबल पर बैठे हुए बातें कर रहे हैं। नशे में टुन अभिमान ने विपिन से पूछा, ये दोनों लड़ क्यों रही हैं? शराब के नशे में धुत विपिन ने कहा, शायद दोनों का ब्रेकअप हो गया है। अभिमान ने फिर से पूछा, लेकिन किससे? विपिन ने जवाब दिया, शायद हम दोनों से। अभिमान ने आगे पूछा, ये सब कैमरा में क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं? विपिन ने कहा, उन दोनों की बातें, और क्या? अभिमान ने कहा, तो हम दोनों की बातें कोई क्यों रिकॉर्ड नहीं कर रहा? विपिन ने कहा, अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बड़े भाई एक काम करो, आप हमारी बातें रिकॉर्ड करो। विपिन और अभिमान बिल्कुल भी होश में नहीं है और ना ही जानते हैं कि वो एक दूसरे से क्या बातें कर रहे हैं। अभिमान ने तुरंत अपना फोन निकाला और रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी। विपिन ने अभिमान से कहा, ब्रदर कॉन्ग्रेचुलेशंस वैसे तुम्हारे नए बिजनेस के लिए। अभिमान ने कहा, थैंक यू, लेकिन अभी शुरू कहाँ हुआ है? विपिन ने कहा, हाँ मुझे मालूम है, मिस्टर रॉबिन के साथ तो तुम्हारी डील कैंसिल हो गई, अब कहाँ से शुरू होगा तुम्हारा बिजनेस? अभिमान ने विपिन से कहा, हाँ लेकिन ये मिस्टर रॉबिन कौन है? विपिन ने कहा, अरे तुम्हें मिस्टर रॉबिन के बारे में नहीं पता क्या? अभिमान ने कहा, नहीं दोस्त, तुम्हें पता है तो प्लीज मुझे बता दो। विपिन ने कहा, अरे मिस्टर रॉबिन। विपिन हंसते हुए आगे बोला, मुझे भी नहीं मालूम। अभिमान और विपिन जोर जोर से हंसने लगे।
आगे विपिन ने कहा, ब्रदर किसी को बताना नहीं, एक बात बताऊं? अभिमान ने कहा, हाँ बोलो। विपिन ने कहा, ये जो शैली है ना, इसके कहने पर मैंने मिस्टर रॉबिन के साथ सिंघानिया ग्रुप का नाम लेकर बदतमीजी की थी, अपने एक बंदे को भेजकर, और उन्हें वापस भेज दिया। लेकिन इस शैली ने मेरा ही पत्ता काट दिया और इस अभिमन्यु के साथ पब आ गई। विपिन के मुंह से मिस्टर रॉबिन के लिए ये बातें सुनकर अभिमान का थोड़ा सा नशा उतरा, लेकिन फिर वो उसकी बातें भूल गया और हंसने लगा। रोनिता और शैली की लड़ाई भी अब हद से बढ़ने लगी, जिसे देखकर पब के मैनेजर ने दोनों से रिक्वेस्ट की और उन्हें वहां से भेज दिया। अभिमन्यु शैली को लेकर चला गया और रोनिता भी अभिमान को उसके बॉडीगार्ड्स की मदद से वहां से लेकर चली गई। विपिन और अभिमान की बातें अभिमान के फोन में रिकॉर्ड हो गई, लेकिन शैली, रोनिता और अभिमन्यु को नहीं मालूम कि अभिमान और विपिन ने आपस में क्या बातें की। क्या अभिमान को विपिन की बताई बातें याद रहेंगी? क्या होगा आगे? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट बिलियनेयर। ये एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। रोजाना नए रोमांचकारी एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन कर लीजिएगा और